नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। आज अगला चैप्टर होगा अपना यहाँ पे एकल कला प्रेरण मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसको देखते हैं। कल अपन ने 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पूरी डिटेल के साथ विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में चर्चा करते हैं और पूरा इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो देखिएगा भाई, यहाँ पे जो सिंगल फेज मोटर है, कल अपन ने पढ़ी कि मोटर किसे कहते हैं, तो अपन ने सीधा सा जवाब दिया कि वह मशीन जो विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर दे, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दे, क्या कहलाती है? मोटर कहलाती है। मोटर सामान्यतः कितने प्रकार की होती है? तो अपन ने कहा 2 प्रकार की होती है। एक आपके एसी मोटर होती है, एक आपके डीसी मोटर होती है। जो एसी मोटर होती है ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक सिंगल फेज मोटर होती है, एक आपके 3 फेज मोटर होती है। तो 3 फेज मोटर की अपन ने चर्चा कर ली थी। आज पढ़ते हैं सिंगल फेज मोटर। अब सिंगल फेज मोटर कहते किसे हैं? तो नॉर्मली अपन कहते हैं कि यहाँ पे ये बॉडी होती है, इसके अंदर की ओर यहाँ पे पोल होते हैं, ये और इसमें कर देते हैं अपन वाइंडिंग। और ये जो वाइंडिंग होती है इसको सप्लाई दी जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ सप्लाई जो देंगे वो कौन सी होगी? सिंगल फेज एसी सप्लाई होती है। और कितने वोल्टेज होगी? तो अपन कहेंगे लगभग 240 वोल्टेज। ये 230 भी हो सकती है। तो यहाँ 240 वोल्टेज अपन सप्लाई देते हैं। और इसको जब सप्लाई देंगे तो बीच वाला भाग घूमता है। तो अपन सीधा सा कहेंगे कि वह मोटर जो सिंगल फेज एसी सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो वह कौन सी मोटर कहलाएगी? सिंगल फेज मोटर कहलाती है। अब यहाँ पूरी डिटेल के साथ अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मुझे ये बताइएगा, जैसे ही अपन सप्लाई देते हैं वाइंडिंग को, सबसे पहले तो इसमें वाइंडिंग करेंगे या नहीं? तो कितने फेज मोटर है? सिंगल फेज मोटर है तो सिंगल फेज वाइंडिंग स्थापित करेंगे। सिंगल फेज मोटर है तो सिंगल फेज वाइंडिंग। अब जैसे ही अपन ने इसमें स्थापित करी और आपने सप्लाई दी, तो इस वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा या नहीं बनेगा? तो अपन कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र घूमने वाला रहेगा या स्थिर प्रकार का? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो गति नहीं करेगा, स्थिर प्रकार का रहेगा। अर्थात यहाँ पे किसी भी चुंबक को घुमाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने के लिए कम से कम कितने फेज की आवश्यकता होती है? 2 फेज की आवश्यकता होती है। और अपने पास में कितने फेज है? 1 है। तो 1 फेज से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र गति नहीं करता है। और चुंबकीय क्षेत्र गति नहीं करेगा तो बीच वाला भाग भी गति। तो मुझे बताइएगा, ये मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट होगी क्या? तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि सिंगल फेज मोटर अस्वचालित होती है। तो यहाँ पे सीधा सा हमारा 3 फेज मोटर तो क्या होती है? स्वचालित। लेकिन सिंगल फेज मोटर क्या होती है? डीसी मोटर होती है। स्वचालित या अस्वचालित? तो अपन कहेंगे डीसी मोटर भी क्या होती है? सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? अस्वचालित। वो 3 फेज होते हुए भी अस्वचालित होती। अब ये मोटर आपकी क्या हो गई भाई? अस्वचालित होती है। यहाँ पे जो वाइंडिंग अपन स्थापित करते हैं, ये जो वाइंडिंग स्थापित की है, ये वाइंडिंग कौन से प्रकार की स्थापित करते हैं? तो अपन कहेंगे सकेंद्रीय। आपसे वाइंडिंग का नाम पूछेगा कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर होती है, तो उसमें जो वाइंडिंग स्थापित करते हैं वो वाइंडिंग कौन से प्रकार की होती है? तो सीधा सा जवाब देंगे हम क्या? सकेंद्रीय। और यही सवाल 3 फेज में पूछे आपसे तो सीधा सा जवाब देंगे कि बास्केट यानी कि टोकरी प्रकार की वाइंडिंग अपन प्रयोग करते। ध्यान रखना, वाइंडिंग और एक होता है वायरिंग, ये दोनों अलग अलग है। वायरिंग तो घरों में करते हैं और वाइंडिंग हम मशीन यानी मोटरों में अपन स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे अब एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। भाई यहाँ पे आपकी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, अब आपको सेल्फ स्टार्ट करना है। जैसे आपका पंखा है, सिंगल फेज है क्या?
सीलिंग फैन रहता है, सिंगल फेज है क्या, सेल्फ स्टार्ट है क्या, नहीं। लेकिन अपन ने क्या किया कि यहाँ जुगाड़ लगाया, और जुगाड़ क्या किया कि सिंगल फेज को डबल फेज में बदलो, और डबल फेज में बदल देंगे तो यहाँ पे घूमने वाला क्या पैदा हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। और जैसे ही घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाएगा तो बीच वाला भाग आपका क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो मेरे दोस्तों, सिंगल फेज मोटरों में सिंगल फेज को दो फेज में जिस विधि के द्वारा बदला जाता है उस मोटर का नाम उसी विधि के आधार पर रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सिंगल फेज है, अगर मैं सिंगल फेज को डबल फेज में बदलता हूँ तो मैं सपोज कीजिए कैपेसिटर का सहारा लेता हूँ, तो कैपेसिटर क्या करता है, सिंगल फेज को, भाई पंखे में कैपेसिटर लग रहा है क्या, अब पंखा स्विच दाबते ही स्टार्ट होता है क्या, इसका मतलब पंखा सेल्फ स्टार्ट हो गया। अब तो आपने किसका सहारा लिया, कैपेसिटर का, तो वो जो मोटर है वो क्या कहलाएगी, कैपेसिटर मोटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जैसे कोई भी अन्य है, शेडेड रिंग होती है, तो वहां सिंगल फेज को दो फेज में बदलने के लिए शेडेड रिंग प्रयोग करते हैं, तो वहां उस मोटर का नाम क्या हो गया, शेडेड मोटर हो गई। तो जिस विधि के द्वारा सिंगल फेज को दो फेज में, अर्थात जिस विधि के द्वारा सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, उसी विधि के आधार पर मोटर का नामकरण किया जाता। तो अब देखते हैं अपन पॉइंट टू पॉइंट। यहां पे देखिएगा कौन सी मोटर है, एकल कला प्रेरण मोटर, यानी सीधा कहेंगे अपन सिंगल फेज प्रेरण मोटर। ये शब्द अपन को ध्यान रखना है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। तो देखिएगा, वह मोटर जो सिंगल फेज एसी विद्युत सप्लाई को किसमें चेंज कर दे, किसमें चेंज कर दे, भाई ये पंखा है आपके पास में या छाछ करने की मशीन है, उसको क्या देते हो कि साहब हम उसको विद्युत देते हैं। घरों में कितने फेज आ रहे हैं, सिंगल फेज आ रहा है, तो उसको सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं, और एसी सप्लाई देते हैं तो नीचे की पंखड़ी घूमती है कि नहीं, इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा घूमी कि नहीं घूमी। तो वो जो मशीन है वो मशीन आपकी क्या कहलाएगी, सिंगल फेज प्रेरण मोटर कहलाती है। तो कैसे भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ सिंगल फेज एसी विद्युत सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन बोलो क्या कहलाएगी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहलाती है। कोई डाउट किसी को, परिभाषा भेजे में बैठनी चाहिए, फिर आगे तो अपन पकड़ लेंगे। एक बार पकड़ में आ गई शुरू से, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिएगा, इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न, कहाँ घूमेगा चुंबकीय फ्लक्स, तो अपन कहते हैं स्टेटर में घूमता है घूमने को तो, लेकिन इसमें नहीं घूमता। क्यों नहीं घूमता, क्योंकि इसमें कितने फेज है, सिंगल फेज है, और सिंगल फेज में घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न, तो कम से कम कितने फेज होने चाहिए, दो फेज तो कम से कम होने चाहिए। थ्री फेज हो जाए तो हमको दिक्कत ही नहीं है। तो भाई थ्री फेज अगर दे देंगे तो थ्री फेज मोटर कहलाएगी, फिर सिंगल फेज थोड़ी कहलाएगी। तो यहाँ अपन को घुमाना तो पड़ेगा, भाई घुमाना तो पड़ेगा, और घुमाने के लिए कितने फेज आवश्यक है, तो अपन जुगाड़ लगा कर क्या बनाएंगे, सिंगल फेज से दो फेज बनाएंगे। तो यहाँ पे घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता है। अब मुझे ये बताओ, जब घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स नहीं है तो मोटर क्या होगी, सेल्फ स्टार्ट, और नहीं होगी तो फिर उसमें टॉर्क नहीं होगा। तो यहाँ इसका स्टार्टिंग टॉर्क। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि सिंक्रोनस जो मोटर है, तुल्यकालिक जो मोटर है, उसका टॉर्क कितना होता है, स्टार्टिंग टॉर्क। अरे मेरे दोस्त, वो मोटर सेल्फ स्टार्ट है क्या, जब वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो टॉर्क कहां से आएगा, तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा, जीरो होता है। यह अस्वचालित यानी कि नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर होती, कौन सी मोटर, आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कौन कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सिंगल फेज आ गई, डीसी मोटर आ गई, और एक आपकी सिंक्रोनस मोटर। तीनों मोटर क्या है,
इसका मतलब सेल्फ स्टार्ट कौन सी हुई फिर? 3 फेज मोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर। आगे देखिएगा, लेकिन ध्यान रखना 3 फेज में भी तो अपवाद आ गई। कौन सी? सिंक्रोनस मोटर 3 फेज होते हुए भी क्यों नहीं चलती? चुंबकीय लॉकिंग दोष के कारण वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब आगे ध्यान से देखिएगा, घूमने वाले चुंबकीय फ्लक्स के लिए कम से कम बोलो कितने फेज? कितने फेज? तो उल्टा पूछेगा कि कितने फेज पर चुंबकीय फ्लक्स रोटेटिंग स्वभाव का होता है? तो भाई कम से कम 2 पे होगा, और 3 पे तो नॉर्मली बखूबी बन जाता है। तो यहाँ पे अपन ने कहा तो आवश्यक कितने फेज की होगी? कम से कम 2 फेज की होगी। यहाँ पे अब देखो, इसमें कौन सी वाइंडिंग करेंगे? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, यानी आपको नाम याद रखना पड़ेगा, सकेंद्रीय प्रकार। कौन सी वाइंडिंग? सकेंद्रीय। जबकि 3 फेज में बास्केट। कौन सी? और बास्केट को हिंदी में क्या कहेंगे? टोकरी यानी डोकली। बांस की टोकरी होती है, उसकी संरचना वैसे ही बनाई जाती है। आगे देखिएगा, यहां पे अपन नॉर्मली ये कहते हैं कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग व रनिंग वाइंडिंग प्रयोग करते। भाई सिंगल फेज को कितने में बदलोगे? 2 फेज में। अरे 2 फेज में बदलोगे तो 2 वाइंडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पे यानी सेल्फ स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितनी वाइंडिंग होगी? 2 वाइंडिंग होगी। और 2 वाइंडिंग होती है तो कौन कौन सी? तो अपन कहेंगे एक तो होती है रनिंग वाइंडिंग, और एक स्टार्ट करने के लिए होनी चाहिए, तो उसे स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते। स्टार्टिंग वाइंडिंग तो स्टार्ट ही करेगी बस, और रनिंग वाइंडिंग शुरू से एंड तक कार्य करती रहती। तो अब इन दोनों में क्या फर्क है तो वो भी देखेंगे। तो यहां पे इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग व रनिंग वाइंडिंग प्रयोग, और दोनों को भैया कितने डिग्री अंतर पर जोड़ा जाता है? तो इनको इस तरह 90 डिग्री कोण पर जोड़ा जाता। तो यहाँ पे अपन कितना, यानी मध्य में कितना डिग्री फेज अंतर होगा? तो 90 डिग्री फेज अंतर होता है। दोनों वाइंडिंग कहाँ होगी? अब मेरे दोस्तों ध्यान रखना भाई, यहाँ पे ये इस तरह से है, और यहाँ इसमें खांचे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। और दोनों ही वाइंडिंग इसमें यानी स्टेटर में क्या की जाती है? स्थापित की जाती है। और बीच में आएगा क्या? घूमने वाला भाग। और घूमने वाले भाग को क्या नाम देंगे? तो रोटर को कौन सी सप्लाई से जोड़ते हैं? तो यहाँ पे इस रोटर को किसी प्रकार की कोई सप्लाई, क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें रोटर कौन सा यूज करेंगे। तो भाई अपन ने कल पढ़ा था स्क्वायरल केज रोटर, पिंजरा प्रेरण रोटर। ज्यादातर यानी 90% रोटर वही यूज करेंगे। छाछ करने की कभी मशीन देखी है आपने? तो उसके अंदर रोटर निकाल के चेक करना कभी, तो उसमें सेम ऐसा ही रोटर निकलेगा जो स्क्वायरल केज के अंदर होता है। उसको किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं देते हैं। या कोई आपने फर्राटा पंखा देखा है तो उसके अंदर जो रोटर होता है वो भी ऐसा ही होता है। वाइंडिंग केवल इसी भाग में होगी, इसमें तो 1% वाइंडिंग नहीं होती, केवल उसमें छड़े होती है। तो उसको शॉर्ट सर्किट करके रोटर बनाया जाता। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा सिंगल फेज मोटरों में वाइंडिंग कहाँ स्थापित होती है? तो अपन कहेंगे सीधा कहाँ होती है? स्टेटर में होती है। और स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होगी? 2 वाइंडिंग। कौन कौन सी होगी? स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है। कितने डिग्री अंतर पर? कितने डिग्री अंतर पर? कौन सी सप्लाई देंगे? एसी। कितने फेज देंगे? कितने वोल्टेज देंगे? क्या इनमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा? तो यहाँ पे कुछ जुगाड़ अपन लगाते। तो कितने फेज घुमाने के लिए आवश्यक है? 2 फेज आवश्यक होते। तो यहाँ पे अपन कहते हैं सिंगल फेज मोटरों में सामान्यतः गिलहरी पिंजरा यानी स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब इसको देखिएगा, सिंगल फेज मोटर की सप्लाई यानी कि जो सीमा है, अपन ने कहा कि हमारे घरों में तो कितनी आ रही है। अब मोटर को इस प्रकार से डिजाइन करो आप कि 240 तो दोगे, लेकिन इस मोटर की जो क्षमता है वो इस प्रकार से डिजाइन कीजिए कि इस 240 का कितना 10% प्लस भी हो जाए ना,
तो हमारी मोटर खराब नहीं होनी। अब भैया इसका 10% निकाल लीजिए, कितना आता है 24। तो यहाँ पे अब इस 240 में 24 वोल्टेज और जोड़ दीजिए, कितना हुआ? तो यानी 264 वोल्टेज तक भी आसानी से सहन करेगी, हमारी मोटर खराब नहीं होगी। ये कह रहा है ये 10%। ये घर की सप्लाई के लिए नहीं कह रहा, घरों की सप्लाई के लिए ये तो खुद यानी जो सिंगल फेज मोटर है उसकी पावर को यानी उसको पंजोग रहा है कि भाई इसमें इतनी चयन क्षमता होती है। अगर वो जैसे सपोज करो ये प्लस माइनस लेके नहीं चलता और 240 रख देता तो 245 या 250 वोल्टेज आते, हमारा पंखा या हमारी मोटर क्या हो जाती? जड़ जाती। दूसरी चीज, यहाँ घरों में कितनी हर्ट्ज आती है? क्या है ये? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी का प्रतीक क्या है? मात्रक क्या होता है? क्या होता है? पुराना मात्रक साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति। इसकी आवाज किस में मापते हैं? इसमें मापते हैं, टोन में। ये सारा चीज याद रखा करो। तो आवर्ती के अंदर प्लस माइनस कितना परसेंट? ध्यान रखना, जो घरों में आवर्ती आती है ना उसके अंदर तो प्लस माइनस 3% होता है। कितना होता है? तो मैं ये कह रहा हूं घरों के अंदर अगर 50 हर्ट्ज आ रही है तो बताओ अधिकतम कितनी आ सकती है? 53 या 51। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रू को टाइट करना। प्रतिशत, भाई प्रतिशत तो 100 पे आएगी, यानी 3% वो 100 पे है। तो अपन तो आधी ले रहे हैं ना 50 हर्ट्ज, तो 3 की आधी करो ना 1.5, तो या तो 1.5 हर्ट्ज है, या तो घटेगी या बढ़ेगी। तो अधिकतम पूछे तो 51 पॉइंट और न्यूनतम पूछे तो 48 पॉइंट इतनी आती है। तो यानी कि हमारी जो मोटर होती है उसकी सहन क्षमता कितनी रहेगी? 240 वोल्ट प्लस माइनस 10%। 50 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज में कितना परिवर्तन? 5% होता है। अब देखो व्यापारिक दृष्टि से सिंगल फेज मोटर जो होती है 2 HP तक होती। यहाँ तक जो ये लाइन है ना, यहाँ तक ऊपर की जितनी भी लाइन है उन सभी को अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी मोस्ट है। यहाँ तक सभी लाइनों को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आगे देखिएगा, अब घर जाके पूरा सिस्टम नहीं पढ़ना है आपको, केवल वही चीज़ पढ़नी है कि जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास में इतना समय नहीं है जो बार बार अपन पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि अपनी जो बुकलेट है ये 400 पेज प्लस है, तो अपन इतना थोड़ी पढ़ेंगे। अपन तो सीधा जो अंडरलाइन कर रहे हैं वही पढ़ना है बस, क्योंकि वही कवर होगा। हाँ जी, आगे देखिएगा। सिंगल फेज मोटर को जिस विधि द्वारा सेल्फ स्टार्ट करके बनाया जाता है उसी के आधार पर क्या किया जाता है? तो नामकरण किया जाता है। अब यहाँ पे अपन ने ये मोटर बनाई, डायग्राम। यहाँ पे ये शाफ्ट है तो ये घूमेगी, घूमेगी तो कौन सी ऊर्जा होगी? यांत्रिक ऊर्जा होती है। यहाँ सप्लाई देंगे तो कौन सी ऊर्जा हो गई? विद्युत ऊर्जा। यानी विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगी? और विद्युत कौन सी होगी? सिंगल फेज AC होगी, इसलिए मोटर कौन सी होगी? ठीक है, तो सिंगल फेज प्रेरण मोटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर या लेंज नियम पर कार्य करती। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है, लेंज नियम क्यों आ रहा है समझिएगा, मैंने कल भी बताया था। ये क्या है? बॉडी के अंदर क्या कटे होंगे? स्टेटर होगा। स्टेटर में क्या कटे होंगे? ये खांचे हो गए, और खांचों में बोलो क्या स्थापित करेंगे? वाइंडिंग कितनी होगी? कौन सी होगी? रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। दोनों कितने डिग्री के अंतर पर होगी? कितने डिग्री पर? कौन सी सप्लाई देंगे? सिंगल फेज। इसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा क्या? तो कुछ जुगाड़ लगाएंगे, उस जुगाड़ के कारण क्या हो जाएगा? घूम जाएगा ना। अब बीच में क्या आ गया? घूमने वाला, जिसे क्या कहते हैं? रोटर। घूमने वाला भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? इस रोटर को कौन सी सप्लाई देंगे? रोटर कौन से प्रकार का होगा? पिंजरा प्रकार का। कौन सा होगा? अरे ये पिंजरा प्रकार होता क्या है? तो देखो, ये बीचों बीच में शाफ्ट है, यहाँ 2 रिंग लगा दी और यहाँ पे इस प्रकार से है,
और यहाँ पे भैया ऐसे तिरछी अवस्था में क्या डाल दी जाती है इसमें, ये छड़े हो जाती है, और ये छड़े ही वाइंडिंग का काम कर रही है भाई। और इन सभी छड़ों को शॉर्ट सर्किट करके यानी वेल्डिंग या ब्रेंजिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता, यही रोटर है, यही तैयार हो गया। बस इसको उठाया और सीधा का सीधा इसमें डाल दीजिए। अब इसमें डाल दिया तो इसको तो कोई सप्लाई नहीं दी ना, लेकिन ध्यान से देखिएगा, इस रोटर को जैसे यहाँ स्थापित किया तो क्या इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? क्योंकि सबसे पहले तो क्या ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ कहाँ से आएगा? पड़ोसी से। पड़ोसी कौन है? स्टेटर है। तो स्टेटर से इसके अंदर क्या बनेगा? ईएमएफ। किस विधि द्वारा बढ़ेगा? चुंबकीय प्रेरण यानी इंडक्शन द्वारा बढ़ेगा। तो जैसे ही इसमें ईएमएफ बन जाता है, ईएमएफ, तो ईएमएफ बनेगा और यहाँ पे इन छड़ों में ईएमएफ आ गया तो भाई चुंबकीय क्षेत्र भी, और ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो ये तो बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा तो ऑलरेडी ये तो निकला हुआ था ऊपर से तो, और ये इसका क्या करेगा? किसका विरोध करेगा? पड़ोसी का। यानी पड़ोसी कौन है? तो मुख्य फ्लक्स। मुख्य फ्लक्स का विरोध कौन कर रहा है? रोटर का फ्लक्स। किसका? कौन? रोटर फ्लक्स क्या कर रहा है? अब दोनों में बोलो आपसी प्रतिक्रिया होगी कि नहीं? दोनों में लड़ाई होगी कि नहीं? और लड़ाई होंगे तो ठंडे होंगे, गर्म होंगे? गर्म हो गया यानी बल पैदा हो गया, और बल क्या होता है? टॉर्क। क्या हो जाएगा? और टॉर्क एक खिंचाव बल होता है, और यहाँ उस खिंचाव के कारण आपका जो रोटर है वो क्या हो जाता है, और हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट। लेकिन मेन चीज है कि इसके अंदर घूमने वाला क्या पैदा होना चाहिए। तो यहाँ सिंगल फेज वो किस में बदलेंगे? दो फेज में बदलेंगे अपन। किस फेज में? अब मुझे ये बताओ कि ये इसका विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये पैदा किसके द्वारा हुआ था भाई? अपने अगर ये स्टेटर नहीं होता तो इसमें ईएमएफ आ जाता क्या? और ये जिसके द्वारा पैदा हुआ उसी का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। और इसी को दोस्तों लेंज नियम कहते हैं। अरे बेटा बाप के द्वारा पैदा होता है और उसी का क्या कर देता है? अरे नहीं मारा जचकी आई, मैं तो इससे ही, आपको पता है मैं कुछ और कह रहा था, डायरेक्ट बात शादी पे लेके जाते हो। वाह भाई वाह। तो बेटा किसका विरोध कर रहा है? बाप का विरोध कर रहा है, जबकि बेटा बाप के द्वारा ही तो पैदा हुआ था। तो यही तो लेंज नियम है, जिस थाली में खाओ उसी में क्या कर दो। यही क्या है? लेंज नियम ओनली फॉर कौन सी सप्लाई पर होता है? एसी पर, क्योंकि यहाँ इंडक्शन पैदा होगा और इंडक्शन ही केवल एसी में होता है। तो लेंज नियम केवल कौन सी सप्लाई पर होगा? एसी सप्लाई पर होता है। तो मेरे दोस्तों अगर ये लेंज नियम नहीं होता तो ये मोटर चल जाती क्या? तो चुंबकीय प्रेरण आ जाए या लेंज नियम आ जाए, चुंबकीय प्रेरण आ जाए या लेंज नियम आ जाए, दोनों में से एक आएगा। ये चीज ध्यान रखना है, दोनों में से। भाई वहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। आपको ध्यान है कि चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करती है, ऑप्शन ढूंढने से नहीं मिला, और वहां लिख रखा है कि ऊष्मीय सिद्धांत है, लेंज सिद्धांत है, या फिर और कोई अलग दे रखे। तो वहां पे आपको क्या करना है? लेंज सिद्धांत करना। बोलोगे थोड़ी क्या भाई? दोनों नहीं आएंगे, वहां पे फिर चक्कर पड़ जाता है। फिर आप ऑब्जेक्शन लगा दो, साहब इसमें देखो ये किताब में, इस किताब में देखो ये चुंबकीय प्रेरण, अब क्या करें? क्योंकि चुंबकीय प्रेरण होगा तो लेंज भी होगा। चुंबकीय प्रेरण के कारण ही तो लेंज बनाए, तो बाप तो वैसे कौन है? चुंबकीय प्रेरण होगा। अगर गलती से दोनों ही आ जाए तो पहली प्राथमिकता तो अपन चुंबकीय प्रेरण को करेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन वो लेंज कह रहा है कि भाई मेरे बगैर तू भी नहीं चलेगा, मैं जब विरोध ही नहीं करूंगा तो टॉर्क कहां से बनेगा? मैं विरोध ही नहीं करूंगा तो टॉर्क नहीं बनेगा, टॉर्क नहीं बनेगा तो मोटर चलेगी ही नहीं। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये चीज हो गई। अब पढ़ते हैं अपन भाग। तो भाई भाग में देखो क्या क्या है। अपन ने कहा कि पहले तो ये स्टेटर हो गया जो स्थिर भाग है, ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें वाइंडिंग कर रहे हैं क्या, कि जहां वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग कितने प्रकार की होगी? एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाइंडिंग होगी। नेक्स्ट भाग की बात करते हैं, बीच में घूमने वाला यानी कि रोटर। और मेन भाग की तो अपन वो ज़्यादा ही नहीं है। फिर तो इसका ये बना दो एक स्टैंड, एक आपका इसका आई होल बना दो, एक आपका टर्मिनल बॉक्स बना दो, और जब ये इस प्रकार से है तो ये ढक्कन लगा दो। इसको क्या कहते हैं? एंड प्लेट। और ये है शाफ्ट, शाफ्ट पे क्या लगा दो? शाबाश। सिंगल फेज में भी कम्यूटेटर लगाओगे,
तो यहाँ पे सीधा बैरिंग लगा दो। क्या लगाओ? बैरिंग। थोड़ा सा इतना भी स्पीड मत पकड़ो। हाँ, यहाँ मेरिट नहीं बनानी अपन को। हाँ जी, अभी बताया था भैया। कहाँ गए थे आप? हाँ, सीलिंग फैन में बताया था मैंने। समय यही है, स्क्वायरल केज रोटर, है ना? हाँ जी। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सीलिंग फैन होता है तो इसमें रोटर कहाँ स्थापित है? ध्यान रखना, सिंगल फेज जो ये सीलिंग फैन है ये अपवाद है। इसके अलावा सब मोटरों में अंदर होता है जबकि इसमें बाहर है। यानी कि क्यों अपन क्या कह रहे हैं, जिसमें वाइंडिंग होती है वो तो स्टेटर कहलाता है। अब आपने खोल के यदि चेक किया है तो भैया अंदर का भाग ऐसे होता है, इसमें वाइंडिंग होती है और इसमें डंडी सी लगी रहती है, तो ये भाग घूमता है क्या? तो ये तो क्या है? स्टेटर। और आपने देखा हो गलती से तो यहाँ पे एक भाग और होता है, यहाँ पे ये बंगड़ी सी निकलेगी एक, है ना? तो भैया ऐसे मत करो, यहाँ पे ये बंगड़ी सी रहेगी और ये बंगड़ी सी ही रोटर है। ये बंगड़ी ही क्या है? रोटर। इसको गहराई से देखोगे तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बन रहा है ये। और ये जो बंगड़ी है ये इस बॉडी के अंदर फिक्स है और यहाँ पर क्या लगी हुई है? ये। अब घूमेगा कौन? रोटरी तो घूमेगा और रोटर बॉडी को घुमा देगा। तो बॉडी पे क्या लग रही है? पंखड़ी लग रही है, जबकि अंदर का भाग तो वही क्या है आपका? स्थिर है। तो ये अपवाद है, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। आपसे पूछ ले सीलिंग फैन में रोटर लगा होता है बाहर की ओर, अंदर की ओर, दोनों जगह, इनमें से कोई नहीं। अरे गुरुजी बताया था रोटर अंदर हुई तो होता है घूमने वाला भाग। तो ये एक बस अपवाद है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर? आगे देखो, तो यहां पे अपन कहते हैं सिंगल फेज के मुख्य भाग यानी मोटर है, उसके मेन पार्ट्स अपन को पढ़ने हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले अपन वाइंडिंग की बात करते हैं। वाइंडिंग बोलो कितनी प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, जिसमें पहली वाइंडिंग लेते हैं अपन रनिंग वाइंडिंग। अब भैया रनिंग वाइंडिंग होती है और सारा लेखा जोखा मैन हेड यही है, क्योंकि शुरू से एंड तक यही वाइंडिंग क्या करती है? कार्य करती है। इसलिए इसको मुख्य वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अपन ने कहा रनिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग, और भैया रनिंग कर रही है इसीलिए तो चालित वाइंडिंग कहलाएगी। तो नाम का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, यहाँ पे जो रनिंग वाइंडिंग होगी, चाहे स्टेटर वाइंडिंग हो यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो, चाहे रनिंग वाइंडिंग, दोनों ही स्टेटर के अंदर स्थापित होगी, दोनों ही। लेकिन ध्यान रखना दोनों की बनावट और उनके गुणों को ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा। स्थापित कहां करेंगे? स्टेटर के आंतरिक खांचों में, स्टेटर के, ठीक है। यहां पे इसका प्रतिरोध क्या होगा, क्यों होगा? तो ध्यान रखना यहाँ पे जो रनिंग वाइंडिंग होगी ना, ये आपकी मोटा तार होगा और कम लपेट होगी। मोटा तार होगा और कम लपेट होगी। तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तार मोटा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिघात क्या होगा? क्या होगा? इंडक्टेंस क्या बनेगा उसमें? क्योंकि प्रतिरोध निम्न है तो इंडक्टेंस तो उच्च बनेगा। इसका व्यास क्या है? तो अपन कहेंगे तार का व्यास क्या है, यानी कि मोटे तार की बनती है। और लपेट संख्या भैया क्या रहेगी? क्या रहेगी? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो मेन होती है रनिंग वाइंडिंग, और रनिंग वाइंडिंग का ही प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो वो लॉन्ग टाइम तरीके से काम कर पाएगी क्या? तो अपन चाहेंगे कि ये अंतिम समय तक काम करे, और अंतिम समय तक काम करती है तो उसका प्रतिरोध क्या रहना चाहिए? और प्रतिरोध कम रहेगा तो तार कैसा रहेगा? मोटा। और उसमें लपेट संख्या क्या रहेगी? सही बात है, क्योंकि अपन कहते हैं जैसे मोटे मोटे आदमी है तो सीट पे जगह ज़्यादा रोकेंगे कम रोकेंगे? तो संख्या कम रहेगी ज़्यादा रहेगी? तो मोटे तार की संख्या, लपेट संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी। और पतले पतले तो काफ़ी बिठा सकते हो, तो वहाँ पे पतले पतले रहेंगे तो टर्न संख्या क्या रहेगी? ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग कहाँ स्थापित होगी? आंतरिक
रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध, प्रतिघात, इंडक्टेंस, व्यास और लपेट संख्या, यह शुरू से अंत तक कार्य, जैसे बस का ड्राइवर, बस का, अरे भाई बस तभी चलेगी जब वो शुरू से एंड तक बैठा रहेगा, कार्य करता रहेगा। तो ये है, सवारी तो बीच में उतरती चढ़ती रहेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यह शुरू से अंत तक कार्य करेगी। कौन सी वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, आगे देखो भैया दूसरी वाइंडिंग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, अब नाम से पता चल रहा है जैसे खेतों पे इंजन होता है, अब उसको स्टार्ट करना है तो किसके द्वारा, तो हैंडल लगाएंगे और हैंडल लगा के स्टार्ट करेंगे, और जैसे वो स्टार्ट हो जाएगा तो हैंडल को, वही काम इसका है। यानी ये केवल मोटर को स्टार्ट करने का काम है, बाद में इसको हटा लेते। क्यों, क्योंकि ये परेशान करती है। क्यों करती है, क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो हानि ज़्यादा होती है, इसलिए इसको निकाल देते हैं। तो पहले देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हिंदी में क्या कह देंगे, प्रारंभिक वाइंडिंग। क्या मोटर को स्टार्ट करने में सहायता कर रही है क्या, इसीलिए उसको सहायक वाइंडिंग कह दिया। सहायता कर रही है इसलिए सहायक वाइंडिंग। और सहायक वाइंडिंग को इंग्लिश में ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब देखो कहाँ स्थापित करेंगे, ये तो फिक्स है कि स्टेटर के अंदर ही करेंगे भाई, स्टेटर के अंदर ही करेंगे, लेकिन स्टेटर के ऊपरी यानी बाहरी, भाई अपन कहते हैं ये है और यहाँ पे ये खांचे कट रहे हैं, जैसे ये, आवाज नहीं भैया, यहाँ पे ये खांचे हैं, तो यहाँ अंदर की तरफ तो कौन दे दिया, रनिंग वाइंडिंग, और इस वाइंडिंग के ऊपर कौन सी दे दी यहाँ पे, तो यहाँ बाहर की ओर तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और अंदर की ओर रनिंग वाइंडिंग। तो इस प्रकार से अपन क्या कर देते हैं, स्थापित करते हैं। यहाँ पे अपन ये कहते हैं जब ये ऊपर की ओर होगी, भाई अपन कहते हैं कि अंदर की ओर तो रनिंग वाइंडिंग है। अब भैया अंदर की ओर रनिंग वाइंडिंग है तो यहाँ तो देखो अंदर की ओर ये व्यास छोटा हो गया, हाँ या ना, तो यहाँ लपेट संख्या क्या लगी इसमें तो, लेकिन अब इसके ऊपर यहाँ करेंगे जैसे, तो ये बाहर की ओर हुई कि नहीं, इसका व्यास ज्यादा हुआ कि नहीं, तार ज्यादा लगेगा कि नहीं, लपेट संख्या ज्यादा लगेगा कि नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना है, तरीके से दिमाग में फिट करना है, एक एक चीज को कड़ी से जोड़ते हुए, रटना नहीं है हर चीजें। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि स्थापित तो स्टेटर में होगी, और स्टेटर में भी ऊपरी खांचों में स्थापित करते हैं। प्रतिरोध, टर्न ज्यादा तो लंबाई भी, लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध भी, और प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है ये। प्रतिघात और इंडक्टेंस क्या होंगे, निम्न होंगे, और तार क्या होगा, और लपेट संख्या क्या होगी, बेजे में बैठा। तो ये चीज ध्यान रखना है आराम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यह है मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने का कार्य, सेल्फ स्टार्ट करने का, कौन सी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग को सिंगल फेज मोटर में क्यों लगाया जाता है, तो अपन कहेंगे मोटर को स्वचालित बनाने के लिए ही इसको मोटर में प्रयोग करते। क्लियर यहाँ पे, यह कुछ समय के लिए कार्य तथा बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा परिपथ से हट जाती, यानी केवल मोटर को स्टार्ट करती है, उसके बाद इसमें एक ऐसा स्विच लगाया जाता है, ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि वो जैसे ही स्टार्ट हुई और परिपथ से वो क्या हो जाती है, फिर उसमें किसी प्रकार की कोई विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। आगे देखिएगा भाई, अब आगे अपन ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को भी समझ लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अब केंद्रीय स्विच कहते हैं दोस्तों। इसी को कहते हैं अपसारी स्विच, और इसे ही कहते हैं फेज स्प्लिट स्विच। फेज स्प्लिट स्विच यानी कि फेज को विभक्त करने वाला। ये क्या होता है, तो ये देखो ध्यान से, इस स्विच का मुख्य कार्य स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से ऑन ऑफ करना।
कहने का मतलब यह है कि हमारी मोटर घूम रही है, रोटर घूम रहा है, तो शुरू से जब स्टार्ट करते हैं 0 से और वो 100 की स्पीड तक पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही 0 से और 75% तक घूमता है तब क्या करता है ये स्विच अपकेंद्रीय बल के कारण ऊपर उठ करके और स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से क्या कर देता है, अलग कर देता है और आराम से आपकी मोटर चलती रहती है। लेकिन गलती से आपकी मोटर की स्पीड अगर 100 से कम हो गई, यानी 100 से 75 पे आ गई, यानी 75 से कम हो गई, तो जैसे ही 75 वाला पॉइंट आएगा वापस ये स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को वापस क्या कर देगा, जोड़। अरे सेम टू सेम मोटरसाइकिल, धीरे धीरे चलाओ, क्या बैलेंस बना लोगे क्या? पैर तो आपको टेकने ही, और जैसे ही थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है पैर आपके ऊपर हो जाते हैं। अब चल रही है आराम से, अब चलते हुए पैर थोड़ी टेकोगे, लेकिन जैसे ही आपने स्पीड बहुत नज़दीक कर ली, 5 की स्पीड 2 की स्पीड कर ली, तो अनबैलेंस हो गई, फिर वापस आपको पैर टेकने ही पड़ेंगे। वही सिस्टम ये है, यानी 75 से ऊपर होते ही परिपथ से अलग कर देती है और 75 से कम होते ही वापस परिपथ के साथ में इस वाइंडिंग को जोड़ देता है। अब यहाँ पे किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये अपकेंद्रीय सिद्धांत पर काम करता है, यानी ऊपर उठ करके कार्य करता है। कभी आप चक्की की मोटर दुकान पे लेके गए हो तो मिस्त्री एक चीज़ बोलता है, यार इसकी क्लच प्लेट खराब होगी। अगर मोटरों में क्लच प्लेट का नाम सुना है ना, तो वो क्लच प्लेट ही अपकेंद्रीय स्विच है। क्लच प्लेट ही क्या है, एक मोटरसाइकिल में होती है, नहीं मोटर में। मोटर का मतलब मोटरसाइकिल मत कर देना, मोटर का मतलब मोटर, ये जो चक्की की मोटर होती है, तो वहाँ पे तो वो क्या है, क्लच प्लेट होती है। मिस्त्री बोलता है इस चीज़ को, टेक्नीशियन। तो वहाँ पे वो क्लच प्लेट होती है जो खराब हो जाती है, कहाँ लगाते हैं, तो ये शाफ्ट पर लगी होती है। कहाँ लगी होगी, शाफ्ट पर लगी होती है। इस स्विच का मुख्य कार्य स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से क्या करना होता है भैया, ऑन भी करता है और ऑफ भी करता है, दोनों काम करता है। शुरू में चालू रहेगी, 75% से ज़्यादा होते ही गति वाइंडिंग को परिपथ से क्या कर देगा, अलग कर देगा, यानी ऑफ कर देगा। लेकिन गति 75 से कम हो गई तो वापस क्या कर देगा, ऑन कर देता। नेक्स्ट अपन जैसे ये उपनाम भी लिख दिया इधर, क्लच प्लेट, यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के किस क्रम में जोड़ेगा, श्रेणी क्रम में। जैसे अपने 1 वे 2 वे स्विच होती है, 1 वे स्विच लगाते हैं तो ये फेज तार के किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम। इसी प्रकार से जो अपनी वाइंडिंग होगी ना, कौन सी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, उसके श्रेणी क्रम में कौन सा स्विच लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता। तो यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया होता। इसके 2 भाग होते हैं, जिसमें मुख्य भाग शाफ्ट पर लगा होता है तथा दूसरा भाग एंड प्लेट पर लगा होता। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये इसमें याद, ऊपर का सारा अंडरलाइन करना है और इसमें जो याद करना है, एक तो ये याद करना है और एक ये लाइन, बस। स्टार्टिंग वाइंडिंग के, रनिंग वाइंडिंग के नहीं, तो रनिंग को खोल के पटक देगा। तो रनिंग तो क्या है, शुरू से स्टार्टिंग वाइंडिंग के। मैंने क्या कहा कि रनिंग वाइंडिंग तो बस का ड्राइवर है। अब बस चल रही है, आप बीच में से उतार दो ड्राइवर को, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग के साथ छेड़ाछाड़ी अपन को ओनली फॉर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। हाँ, ये एक तरह का कंडक्टर है, कंडक्टर तो उतर भी जाए तो बस तो चलती रहेगी ना। यह है, इसके 2 भाग हो गए, ठीक है। यह अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर ये। दूसरा है, यह मोटर की गति कितनी 75% से अधिक होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से अलग कर देता है तथा गति 75% से कम होने पर वापस वाइंडिंग को सप्लाई से क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो ये अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज है, ध्यान रखना। 75 की जगह 99% तो 75 मिलेगा। अगर 75 की जगह 80 मिल जाए तो फिर 80 करना है, 70 मिल जाए तो फिर 70 करना है, लेकिन 99% आपको 75 मिलेगा। हाँ जी, यदि रनिंग अवस्था में
एक होता है रनिंग वाइंडिंग, एक है रनिंग अवस्था। रनिंग अवस्था का मतलब है मोटर चल रही है। रनिंग अवस्था में स्विच ओपन नहीं होता। भाई अपन सीधा कह रहे हैं कि यहाँ पे ये तो है हमारी रनिंग वाइंडिंग और ये है हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये इसके श्रेणी क्रम में अपन क्या लगा दिया, ये स्विच लगा दिया। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के क्या लगाया, श्रेणी क्रम में। और ये कह रहा है कि घूम भाई, तो जैसे ही रोटर घूमता है कितना 75%, और 75% से अधिक होते ही ये क्या करता है, इस वाइंडिंग को ऐसे तोड़ देता, और 75% से गति वापस कम होते ही वापस ऐसे जोड़ देता है। लेकिन ये ऐसे कह रहा है कि रनिंग चल रही है और ये भाई साहब 75 क्या, ये पूरी 100% हो गया, उसके बावजूद भी नहीं खोला। ये तो नहीं खोला तो भैया इसका प्रतिरोध क्या है, पहले तो ये बताओ। स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या है, अधिक। तो प्रतिरोध अधिक है तो ऊष्मा कम होगी कि ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना। और ऊष्मा ज्यादा होगी तो वाइंडिंग ठंडी होगी गर्म होगी, उसका इंसुलेशन पिघलेगा कि मोटा होगा, पिघलेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं होगा, धुआं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, खराब होगी कि नहीं होगी। आया, यानी कि इसका खुलना ही, और नहीं खुला तो मोटर जल जाएगी। तो यही चीज कह रहा है, यदि रनिंग अवस्था में स्विच ओपन नहीं होता तो स्टार्टिंग वाइंडिंग गर्म होकर क्या हो जाती है। लेकिन ये शुरू में ही भाई साहब ओपन होकर बैठा है, शुरू में रूस गया, शुरू में ओपन होकर बैठा है, तो बोलो मोटर क्या होगी, हो जाएगी क्या। अरे भाई सप्लाई नहीं दी आपने, दोनों वाइंडिंग को सप्लाई देना जरूरी था। भाई आपके पास में हैंडल है नहीं, इंजन स्टार्ट करो जबरदस्ती, अब वो कैसे होगा, चाबी है नहीं, कैसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करो, तो कैसे करोगे, धक्का कर देगा, हैंडल लॉक लग रहा है धक्का कर देगा, वाह भाई। तो यहाँ पे, तो यहाँ अपन सीधा सा ये कहेंगे, यदि आवाज नहीं, प्रारंभिक अवस्था में अगर ये स्विच ओपन है तो आपकी मोटर स्टार्ट, यह यदि प्रारंभिक अवस्था में ही स्विच ओपन है, स्विच का मतलब कौन सा स्विच की बात चल रही है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यानी ओपन होता है तो मोटर स्टार्ट। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ये भैया फिर ये तो मेन भाग है 3, बस यही पढ़ने इसमें तो रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और सेंट्रीफ्यूगल, बस। रनिंग वाइंडिंग मोटे तार, कम लपेट, प्रतिरोध कम होगा, इंडक्टेंस आंतरिक खांचों में स्थापित करेंगे। रोटर के आंतरिक खांचों में या स्टेटर के, रोटर में तो होते ही नहीं है। दूसरा है स्टार्टिंग वाइंडिंग, पतले तार, अधिक लपेट, अधिक प्रतिरोध, निम्न इंडक्टेंस होता है। और नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, अब केंद्रीय कहाँ लगा होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के। इसका मुख्य काम होता है कि मोटर की गति 75% से अधिक होते ही वाइंडिंग को खोलना और 75 से कम होते ही वापस जोड़ना होता। किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता। कहाँ लगा होता है, तो मोटर की शाफ्ट पर लगा होता है। बस ये कल्याण करना है आपको, इसका कल्याण कर दोगे तो आपका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे अन्य भाग की अगर चर्चा करते हैं तो भैया बॉडी भी होगी। बॉडी का मतलब योक होगा, फ्रेम होगा, काय होगा, स्टेटर होगा जिसके अंदर अपन वाइंडिंग कर रहे हैं, रोटर घूमने वाला भाग होगा। तो ये कौन सा है, तो अपन कहते हैं कि ये स्क्वायरल केज यानी पिंजरा प्रकार का होता। नेक्स्ट है शाफ्ट, तो ये बिल्कुल सीधी छड़ होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती। बेरिंग होते हैं, जो एक शाफ्ट पर कितने बेरिंग होंगे, किस धातु का होगा, बेबिड धातु या फिर घन मेटल आप बता सकते हो। इसके अंदर छर्रे लगेंगे क्या, तो छर्रे किसके बने होंगे, कार्बन क्रोमियम, कार्बन क्रोमियम। बेरिंग की सफाई करो तो पहली प्राथमिकता CTC कार्बन टेट्रा, यदि ये नहीं होता है तो पेट्रोल यूज में लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग हो गया। एंड प्लेट यानी कि ये होता है ये, तो ये इधर दोनों ढक्कन से लगते हैं, उन ढक्कन को ही अपन क्या कहते हैं, टर्मिनल बॉक्स। यहाँ पे जिसमें तार वार जोड़ते हो, कौन से आकार का होगा, चौकोर, वर्गाकार होता है ओनली, आयताकार नहीं बोलोगे।
किसका बना होगा? कास्ट आयरन। ये भी कास्ट आयरन का बना होगा। आपका एंड प्लेट भी कास्ट आयरन, टर्मिनल बॉक्स भी कास्ट आयरन, और बेस प्लेट का मतलब है ये नीचे का स्टैंड। शाफ्ट स्टेनलेस स्टील की, कास्ट आयरन की शाफ्ट नहीं होती। तो यहाँ पे ये भाग हो, हाँ इधर देखो नेम प्लेट होगी यानी मशीन का बायोडाटा, फिर होता है पुली जो आप हेयर बेल्ट ये चढ़ाते हो, और एक होता है स्टड। स्टड का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो आप ढक्कन लगा रहे हो ये अपने आप ही चिपक जाएंगे क्या? उनको कोई ना कोई बोल्ट से तो लगाओगे, बस उन बोल्ट को ही अपन क्या कहते हैं? स्टड कहते हैं। स्टड का मतलब सीधा सा ये हो गया कि अगर ऐसे कोई इस पे चूड़ियाँ बन रही है, एक तो ऐसा मिलता है, इसको क्या कहते हो? इसको नट कहते हो, बोल्ट कहते हो? अब ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, इसको बताइएगा क्या कहते हैं। उनको इतना सा पता नहीं है। और एक मिलता है भैया ऐसा, तो इसमें ये जो भाग है ये होता ही नहीं है, और इसमें पूरा आर पार चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ होती है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ, तो इधर से ये होता है और ये इधर होता है, तो इसे कहते हैं स्टड। तो ये ध्यान रखना। अब देखिएगा, अब आता है मोटर के प्रकार से। क्या आता है? मोटर के प्रकार। मोटर के प्रकार वापस ध्यान से देखिएगा। सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर कौन सी सप्लाई पर चलेगी? सिंगल फेज एसी सप्लाई पर। क्या मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है? क्योंकि इसमें केवल एक ही फेज होता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स घूमता नहीं है। ये मत कहना कि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न तो होता है लेकिन वो घूमता। तो घूमने के लिए कितने फेज? 2 फेज। और जिस आधार पे या जिस विधि के द्वारा बांटा जाता है उसी आधार पर मोटर का नामकरण कर दिया जाता है। इसमें वाइंडिंग कौन से भाग में स्थापित होती है? केवल स्टेटर में होती है। क्या मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट होती है? तो यहाँ पे कितने प्रकार की वाइंडिंग होगी? एक आपकी रनिंग वाइंडिंग, तो दूसरी रनिंग वाइंडिंग कौन से तार की? मोटे तार कम लपेट की। ध्यान रखना, अब तार कौन सा होना चाहिए? तो ध्यान रखना, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होना चाहिए, अलनीकृत तांबा तार होना यानी लेमिनेटेड विद्युत रोधी तार होना चाहिए। रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है जबकि प्रेरकत्व अधिक होता है। नेक्स्ट होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन से तार की? पतले तार अधिक लपेट की, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है जबकि प्रेरकत्व कम होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को कौन सी युक्ति के साथ में जोड़ा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल। किस क्रम में? रनिंग वाइंड स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने प्रतिशत मोटर घूमने पर परिपथ से अलग होती है? कब वापस जुड़ जाती है? तो यहाँ पे अपन बाकी अन्य भाग अपन ने पढ़ लिए। अब देखते हैं यहाँ पे कला विघटन प्रेरण मोटर। नाम क्या है? कला विघटन प्रेरण मोटर। इंग्लिश में अगर इसे कहते हैं तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बनावट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीधा क्वेश्चन बनावट से आएगा ही आएगा। सीधा डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि ये पूरा का पूरा है स्टेटर ऐसे, ठीक है, जिसमें 2 वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये। केवल एक ब्लॉक डायग्राम है। ओरिजिनल में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपकी, तो ये स्टेटर है। इसके आंतरिक खांचों में तो अपन ने ये डाल दी रनिंग वाइंडिंग, इसके बाहरी खांचों में डाल दी स्टार्टिंग वाइंडिंग, और बीच में आ गया तो भैया ये चारों तरफ है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे मत समझना कि ये एक कोने में लगा दी। तो एक ब्लॉक डायग्राम है तो समझाना ऐसे ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे अपन कह देंगे कि ये रनिंग वाइंडिंग है और रनिंग वाइंडिंग सीधी की सीधी यहाँ सप्लाई से जुड़ी होती है। यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ है और स्टार्टिंग वाइंडिंग सप्लाई के किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ये क्या लगा दिया? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो भाई जब मोटर चलेगी तो ये स्विच तो अट जाएगा और ये स्विच ध्यान रखना कहाँ लगा होता है? शाफ्ट पर, शाफ्ट पर लगा होता है। और इसमें भी तार निकाल, ये जो टर्मिनल निकलेंगे ना, ये टर्मिनल बॉक्स में निकलते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और बीचों बीच में क्या लगा होगा? रोटर। और रोटर कौन से प्रकार का होगा? स्क्वायरल केज यानी पिंजरा प्रकार का होता। कौन सी सप्लाई देंगे? ये तो हो गई बनावट। देखो इधर ये मोटा तार अपना आप ही दिख रहा है आपको, कम टर्न है, और इधर देखो ज्यादा टर्न है। तो ऐसे भी देख के भी अपना आराम से पता लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कि ये कैसे घूमता है और कितने डिग्री पे जोड़ दिया इसको? 90 डिग्री पे। तो फेज बटा कि नहीं बटा? 2 फेज हो गए ना भाई। एक फेज से कितने फेज हो गए? 2 फेज। अब बोलो घूमने वाला क्या होगा पैदा? चुंबकीय फ्लक्स होगा। और चुंबकीय फ्लक्स जब पैदा हो जाएगा तो हमारे रोटर को क्या कर देगा? घुमा देता है। तो इसमें अपन सीधा सीधा याद क्या करते हैं? अब देखो ये सारी चीजें हैं तो अभी तो नहीं बता सकते इन चीजों को, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में समय बहुत कम है। फिर भी यहाँ पे अपन थोड़ा सा ये देखते हैं कि जैसे हमारी ये धारा जाती है तो धारा 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाती है तो इसे कहते हैं स्टार्टिंग धारा, और ये धारा जाती है रनिंग वाइंडिंग में तो इसे कहते हैं रनिंग धारा। ये कौन सी धारा हो जाती है? रनिंग धारा। इसका प्रेरकत्व उच्च होगा या कम होगा? तो अपन कहते हैं इस वाइंडिंग का प्रेरकत्व क्या होता है? उच्च होता है। तो उच्च होने के कारण ये वोल्टेज से बहुत ज्यादा यानी लगभग 40 से 50 डिग्री पीछे हो जाती है। कौन सी धारा? रनिंग धारा। कौन सी धारा? लेकिन स्टार्टिंग धारा का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। और प्रेरकत्व क्या रहता है? निम्न होने के कारण वोल्टेज से ये जो स्टार्टिंग धारा होती है वो 10 से 15 डिग्री क्या रहती है? पीछे रहती है। तो यहाँ एंगल कम बढ़ता है और एंगल कम बढ़ने के कारण टॉर्क भी बहुत कम बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन को याद नहीं रखनी। अपन को मेन चीज़ याद रखनी है, वो देखिएगा सीधा। तो आपसे सीधा पूछता है कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रेरकत्व क्या रहेगा? निम्न होने के कारण धारा वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे हो जाती है। इसमें रनिंग वाइंडिंग का प्रेरकत्व उच्च होने के कारण धारा वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे रह जाती है, जिससे बोलो कितने फेज बट गए? 2 फेज का निर्माण हो गया। 2 धारा आई कि नहीं आई? एक स्टार्टिंग धारा और एक। अब मोटर चालू होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे और मोटर क्या हो जाती है? ये लाइन भैया दोनों है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 40 से 50 है तो किसी में 50 से 60 होगा। तो ये थोड़ा सा फेरबदल चलता रहता है क्योंकि वेरिएबल होता है धाराओं मेरे में, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के मध्य कितना डिग्री अंतर होगा? 90 डिग्री अंतर होता है। इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या लगा होगा? अब केंद्रीय लगा होता है। अब आपको जो याद करना है ना, वो बस ये इतना सा याद करना है नीचे का, यहां से ये चीज बस। पावर फैक्टर तो पहली बात अपन कहेंगे निम्न होता है। इसका क्या होगा? निम्न होता है। 0.3 से पॉइंट, और वो कौन सा होगा? पश्चगामी। स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा? निम्न होगा। तो यहाँ पे क्षमता क्या होती है? केवल 0.5 है मात्र, यानी आधा HP तक बनाते हैं केवल इसको। दक्षता क्या होगी? 50%। आकार क्या होगा? छोटा होता है। कीमत? अब देखो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग केवल कम लोड पर करते हैं, बाहरी लोड पे इसकी पार नहीं पड़ती है। तो बफिंग मशीन का मतलब होता है, मार्बल होता है तो मार्बल की घिसाई कर देते हैं, उसके बाद में पॉलिश और करते हैं। या फिर लड़कियां होती है तो गालों की, या फिर अपन भी कराते हैं, मसाज कराते हैं। तो एक मशीन सी होती है जो वाइब्रेट करती है। मैंने तो भाई आज तक कराया नहीं, मैंने तो शादी के अंदर भी नहीं कराया हकीकत में। देखा जरूर है मैंने तो यूट्यूब पर इन पे। तो वह मशीन जो पॉलिश करती है वो बफिंग मशीन कहलाती है ना। तो ये चीज़ देखिएगा, बफिंग मशीन हो गई।
छोटी पानी मोटर हो गई, ग्राइंडर, फैन, वुड वर्किंग यानी छोटे जो लकड़ी के कार्य करने, यानी जो ये कौन होते हैं, खाती, तो उनके पास में छोटे छोटे औजार होते हैं, तो उनमें आजकल मोटरें होने लग गई। तो वहाँ पे वो मशीन कौन सी होगी आपकी? कला विघटन प्रेरण मोटर। वॉशिंग मशीन आजकल तो बिल्कुल बंद कर दिया भाई वॉशिंग मशीन में, क्योंकि इसकी पार नहीं पड़ती। प्रेशर स्विच आदि में प्रयोग करते, एक नाम ये याद रखना नोट वाला कि इस मोटर को, क्योंकि 2-3 बार पूछा जा चुका है, ये प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन मोटर, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है भैया। ठीक है, ये तो याद करना ही है, और एक इसका नाम याद कर लेना बस। नेक्स्ट आगे देखिएगा, इसमें रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्नों की संख्या का अनुपात इकाई से क्या होगा? देखो ये चीज़ नॉर्मल आप ध्यान लगा सकते हो कि 2 वाइंडिंग है, और 2 वाइंडिंग है तो कौन सी वाइंडिंग में टर्न ज़्यादा होंगे? स्टार्टिंग में टर्न ज़्यादा होंगे और रनिंग में क्या होंगे? अब ये किसका अनुपात पूछ रहा है, वो चीज़ आप गौर किया करो, क्योंकि एक से ज़्यादा भी होगा और एक से कम भी होगा। अनुपात का मतलब है ऊपर कौन सी बोल रहा है ये, तो देखो ध्यान से, इसमें रनिंग वाइंडिंग, भैया रनिंग वाइंडिंग ऊपर है, तो मैंने मान लिया रनिंग वाइंडिंग में 50 टर्न है रनिंग वाइंडिंग में, तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग मान लिया 70 टर्न है, ज़्यादा होंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्नों की संख्या का अनुपात, अब देखो 70 का भाग 50 में दो, तो जो मान आएगा वो क्या आएगा? 1 से कम आएगा। लेकिन मैं इसी को उल्टा कर दूं, यानी रनिंग वाइंडिंग के स्थान पे तो यहाँ तो कौन सा शब्द रखूं मैं? स्टार्टिंग, और यहाँ कौन सा रखूं? और फिर उसका अनुपात पूछे, यानी ये तो चल जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा, अब क्या आएगा? ये भेजे में ऐसे याद मत रखना कि गुरुजी ने लिखा दिया इकाई से कम, वहां उल्टा करके पूछ लिया, रात ठोक क्या गए इकाई से कम। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। क्लियर? 1 फेज मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के टर्मिनल आपस में क्या कर दिए जाते हैं? अब ध्यान से सुनो ये पॉइंट, भाई देखो हर जगह नहीं लिखाऊंगा, ये सिंगल फेज के लिए ही है, तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना ना ये लाइन। देखो ध्यान से, एक थी आपके डीसी मोटर, क्या थी? डीसी मोटर। और डीसी मोटर में ये कह रहा हूं कि एक जैसे यहाँ फील्ड वाइंडिंग होती है और एक मैंने कहा कि आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और यहाँ पे अपन डीसी सप्लाई देते हैं। एक तो दिशा इसकी चेंज करनी है, दिशा। फिर हम अपन कहते हैं कि सिंगल फेज, और सिंगल फेज में मैंने कहा कि एक स्टार्टिंग वाइंडिंग ये होती है, यहाँ पे आपका रोटर होता है और यहाँ आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है, और एक होती है 3 फेज जिसमें भैया 3 वाइंडिंग होती है। अब तीनों की दिशा चेंज करनी है, तो ध्यान से देखना, क्योंकि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी दिशा चेंज करनी है डीसी मोटर में, तो एक वाइंडिंग तो ये है फील्ड वाइंडिंग, और एक वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो 2 वाइंडिंग हो गई, और 2 वाइंडिंग के कितने टर्मिनल हो गए? 4। तो यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक वाइंडिंग के टर्मिनल आपस में बदल देना। भाई ये वाइंडिंग है, मैंने कहा कि ऐसे लग रहे हैं, तो भाई साहब ऐसे लग रहे हैं तो इसको बदल करके ऐसे उल्टे लगा दो, बस इतना सा काम करना है। वाइंडिंग के करना है, ये मत करना, सप्लाई के मत करना, जिसे सप्लाई दे रहे उसका मत करना, वाइंडिंग के करना है। वाइंडिंग के 2 तार कहाँ जोड़ रहे हैं उसको हटाना और उल्टे सुल्टे कर देना। या फिर आप इसके फील्ड वाइंडिंग के नहीं करते हो तो आर्मेचर वाइंडिंग के कर दो, क्योंकि कम्यूटेटर पे पिन लगी होगी, इसमें से निकाल के इधर लगा दो और इसमें से निकाल के इधर लगा दो, बस। यानी कि डीसी मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग या फिर आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के टर्मिनल आपस में क्या कर दिए जाते हैं? बदल करके क्या बदली जाएगी? दिशा बदली जाती। दोनों वाइंडिंग के गलती से बदल दिए कि मैं तो इसका भी बदलूंगा और इसका बदलूंगा, तो दिशा चेंज नहीं होगी, सप्लाई सिरे से दिशा चेंज नहीं होगी। सिंगल फेज, अब सिंगल फेज में भी यही है, या तो आप ये वाइंडिंग ले लीजिए या फिर आप ये रनिंग वाइंडिंग ले लीजिए।
तो स्टार्टिंग या फिर रनिंग दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनल आपस में क्या कर दिए जाते हैं, बदल करके दिशा बदल देते। अब इसमें देखो 3 फेज है ना, तो एक को तो चुपचाप रहने दो और इन दोनों में से कि इसका तो इधर लगा दो और इसका इधर लगा दो, यानी कोई भी 2 फेज आपस में बदल करके इसकी दिशा बदल सकते। बोलो तीनों चीज समझ में आई। इसमें 2 वाइंडिंग है, इसमें भी 2 वाइंडिंग है, तो दोनों में से कोई सी भी एक वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करो। इसमें भी 2 वाइंडिंग है, कोई सी भी एक वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज कीजिए। पहली प्राथमिकता दे देना आर्मेचर। इसमें 3 फेज है, तो कोई भी 2 फेज आपस में क्या कर दो, उल्टी दिशा में चलने लग जाएगी। अब आती है आपके दूसरी मोटर। कौन सी मोटर? दूसरी मोटर। तो संधारित्र मोटर, यानी संधारित्र को क्या कहते हैं? कैपेसिटर मोटर यानी संधारित्र मोटर। तो सीधा सा शब्द है कि इस मोटर में कैपेसिटर प्रयोग करते हैं, इस कारण नाम क्या हो गया? मैंने पहले ही कह दिया कि जिस विधि के द्वारा बनाया जाता है उसी विधि के आधार पर भाई कैपेसिटर लगाया, इसलिए कैपेसिटर मोटर हो गई। अब देखो कैपेसिटर क्यों लगाया, तो कार्य सुनो। पहला काम तो क्या है, सिंगल फेज को। दूसरा कार्य देखो, घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न। तीसरा देखो, पावर फैक्टर सुधारने का मतलब है पावर फैक्टर को बढ़ाना। स्टार्टिंग टॉर्क क्या करना, मोटरों की गति बढ़ाना। और वोल्टेज तथा धारा के मध्य फेज अंतर उत्पन्न। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये वोल्टेज और ये धारा है, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 45 डिग्री अंतर है, मुझे दोनों के मध्य क्या बढ़ाना है, फेज अंतर बढ़ाना है। तो मैं क्या कहूँगा कि कैपेसिटर लगाओ, और कैपेसिटर लगाने से धारा और वोल्टेज के मध्य फेज अंतर बढ़ जाता। तो यहाँ पे तो इनमें से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, निम्न में से कैपेसिटर का कार्य नहीं है। तो भाई साहब इनमें उल्टा कर देगा, कोई भी मोटरों की गति को गठाना कर देगा या फिर पावर फैक्टर को गठाना कर देगा, कोई भी एक गलत करके आपसे पूछा जा सकता। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना जी। जरूर नहीं मोटर में पूछे, कैपेसिटर के रूप में पूछ सकता है चैप्टर में। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर मोटर है ना, उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। किसको? कैपेसिटर मोटर को। कैपेसिटर कैसे लगाना है, तो पहला आता है स्टार्ट कैपेसिटर मोटर, यानी कैपेसिटर को इस प्रकार से लगाओ कि केवल वो मोटर को ही स्टार्ट करे, स्टार्ट करके वो भी क्या हो जाए, अलग हो जाए। अपन कह रहे हैं धक्का प्लेट है, तो भाई धक्का दे के छोड़ दो फिर हट जाओ। तो यहाँ पे स्टार्ट कैपेसिटर मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैसे भी कह सकते हो ना। तो यहाँ पे इसकी संरचना देखो, थोड़ी देर पहले भी हमने तो ऐसे ही देखी थी। अब करना क्या है कि उसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ था और बस यहाँ कैपेसिटर जोड़ दिया। ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के कैपेसिटर लगा होता है श्रेणी क्रम में, और यहाँ लगा दिया अपन ने अपकेंद्रीय स्विच। तो यहाँ पे ये अपकेंद्रीय स्विच लगा दिया। अब मुझे ये बताओ भाई 75% गति होती है अपकेंद्रीय स्विच, तो इस वाइंडिंग को ओपन करेगा। जब ये ओपन हो गया तो ये कैपेसिटर भी अपने आप ही क्या हो गया, तो ये केवल शुरू में ही क्या करेगा, काम कार्य करता है। तो इसका मतलब है कि ये टॉर्क बनाएगा, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, उच्च। बस यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इस मोटर में कैपेसिटर का मुख्य उद्देश्य, तो अपन कहेंगे भाई मोटर तो सेल्फ स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसको टॉर्क उच्च करना मेन कार्य इसमें होता है, क्योंकि बाद में तो काम ही नहीं करेगा ना ये, तो केवल ये शुरू में काम करता है। कैपेसिटर जो लगा होता है ये 60 से 120 माइक्रोफैरड का लगा होता है। 60 से कहाँ लगा होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कैपेसिटर कहाँ और कैसे लगा होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है, और ये केवल मोटर के प्रारंभिक अवस्था में ही कार्य। तो देखो इसमें क्या याद रखना है, वो चीज़ बस ये इतना सा याद रखना है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें अपन क्या याद रखेंगे, कैपेसिटर लगा,
कितने मान का लगा? 60 से। अब भाई साहब ये कैपेसिटर कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का। अगर याद हो जाए तो देख लेना। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित, ये तो मोस्ट है। यह केवल शुरुआत में कार्य करता है, 75 गति के बाद ये क्या हो जाता है? किसकी सहायता से? सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से ये हट जाता। अब पावर फैक्टर देखो, उस मोटर का पावर फैक्टर कम था 0.5 तक, लेकिन इसका ज़्यादा है तो 0.5 से ये 6 तक भी आता है, 0.6 तक, है ना। लेकिन केवल स्टार्टिंग ज़्यादा हो जाता है। ये स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा इसका? और उसका क्या था? निम्न था। दक्षता उसकी 50 थी, इसकी क्या हो गई? 60 हो गई। आकार क्या हो गया? क्योंकि इसमें कैपेसिटर लगा दिया अब। और कीमत क्या हो गई? उपयोग कहाँ करेंगे? तो वॉशिंग मशीन में करेंगे, ब्लोवर में करेंगे, ड्रायर में, कंप्रेशर है, बेल्ट चालित पंखे आदि के अंदर इसका प्रयोग अपन करते। वॉशिंग मशीन, ब्लोवर, ड्रायर, ड्रायर का मतलब और क्या? सुखाने के लिए प्रयोग करते हैं। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर, ड्रायर एक और होता है। हेयर ड्रायर तो बाल को सुखाने के लिए, और ये कपड़ों को सुखाने के लिए भी होता है एक। ये केवल हवा फेंकता है, हवा ही फेंकता है ओनली, है ना। बेल्ट चालित पंखे, बस इतना सा याद करना है। इसमें केवल आपको ये याद करना है, स्टार्ट कैपेसिटर जो मोटर होती है उसमें एक कैपेसिटर 60 से 120 माइक्रोफैरड का स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता, जो 75% गति के बाद में, बस इतना सा याद करना है। ये चीज़ अंडरलाइन जरूर करना है ना, यहाँ तो इतना सा तो याद करना ही है, बस एक मोटर खत्म। यहाँ पे अब दूसरी मोटर देखिएगा। दूसरी मोटर क्या कह रहा है? ये कह रहा है स्थायी कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को परमानेंट लगाओ। कैपेसिटर को भाई परमानेंट लगाते हैं तो फिर अपकेंद्रीय स्विच नहीं रहना चाहिए। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे वाइंडिंग तो कितनी? एक आपकी और एक वाइंडिंग, और जो आवाज नहीं भाई, यहाँ पे कैपेसिटर ओनली फॉर किस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में? और कैपेसिटर की औकात कितनी? 2.5 से 4 माइक्रोफैरड का, 2.5 से 4 माइक्रोफैरड का लगाते हैं मात्र। अब यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन देखिए कि ऐसा कैपेसिटर जो लगभग 2.5 माइक्रोफैरड का परमानेंट लगा होता है, तो कौन सी मोटर है? स्थायी कैपेसिटर। क्या आपके घरों में होता है क्या कहीं? जैसे पंखा है, क्या पंखे में परमानेंट लग रहा है क्या? कितने मान का लग रहा है? क्या सिंगल फेज से चलता है? क्या 2 वाइंडिंग है, रनिंग एंड? अब आपसे पूछ ले, सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर किस वाइंडिंग के किस क्रम में लगा होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के। इसका मतलब ये मोटर कौन सी है? स्थायी कैपेसिटर मोटर होती। और इस वाइंडिंग यानी दोनों वाइंडिंग लगभग सेम सी होती है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये शुरू से एंड तक काम करेगी। ये तो करेगी, लेकिन इसमें भी ये शुरू से एंड तक काम करेगी, क्योंकि इसमें अपकेंद्रीय स्विच तो ये लगी ही रहेगी। तो इसका जो टॉर्क नहीं जड़ेगी, क्योंकि अपन ने कम कर दिया इसमें। तो लगभग मैंने कहा कि क्या कहा कि इसमें जैसे कि अपन नॉर्मली कहते हैं कि इसमें जैसे 350 टर्न है, तो इसमें 370 दे दिए, तो भाई टर्न तो लगभग बराबर से ही हो गए ना। 350 और 370, 20 टर्न का ही तो डिफरेंट हुआ, तो इसमें इतना सा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपन ये कहते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषता है, क्या क्या होता है, तो वो देखिए। इसमें पहला ही चीज़ तो कि इसमें अपकेंद्रीय स्विच नहीं होता है, इसमें कैपेसिटर परमानेंट लगा होता है। दूसरी चीज़, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग भी परमानेंट होती है, यानी शुरू से एंड तक कार्य करेगी। तो अब देखो ध्यान से, कैपेसिटर कितनी क्षमता का? 2.5 से, जबकि उसमें कौन कितना मान का था? 60 से 120। इलेक्ट्रोलाइटिक या पेपर कैपेसिटर। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, आपसे सीधा पूछेगा सिंगल फेज जो मोटर होती है
उसमें कैपेसिटर अपन लगाते हैं। तो कौन से प्रकार का लगाते हैं? तो पहली प्राथमिकता देनी है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन सी प्राथमिकता? इलेक्ट्रोलाइटिक को पहली प्राथमिकता देनी है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर पेपर कैपेसिटर अपन यूज में करेंगे। 3 फेज में कौन सा कैपेसिटर लगाते हैं? 3 फेज मोटरों में कौन सा कैपेसिटर लगाते हैं? यहाँ पे जोर दिया करो, कल पढ़ी थी अपन ने, क्या कैपेसिटर का जिक्र हुआ था क्या कल? तो 3 फेज में लगाते ही क्योंकि आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी 3 बैठे हैं उसमें। तो यहाँ लेकिन अकेला ही है, तो इसको सहारा देने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा अब? 0.6 से क्या 5 से कम। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? स्टार्टिंग टॉर्क व रनिंग टॉर्क दोनों क्या होंगे इसके? क्योंकि इसमें सब सिस्टम ही परमानेंट लग रहे हैं, इसलिए शुरू से एंड तक परमानेंट ही। दक्षता क्या होगी? आकार, कीमत। अब देखो उपयोग, छत पंखा हो गया, टेबल फैन हो गया, कूलर हो गया, आपका फील्ड है भाई, ये फील्ड रेगुलेटर हो गया, प्रेरण रेगुलेटर हो गया, आर्क वेल्डिंग कंट्रोलर मशीन हो गई। ये पूरा एक है भाई, आर्क वेल्डिंग कंट्रोलर मशीन। तो इनमें स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग अपन करते। बस अपन को 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि इसमें जो कैपेसिटर होता है कितने मान का, तो अपन कहेंगे निम्न मान का लगाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगा होता है, तो अपन कहेंगे इसमें प्रयोगी और इसमें दोनों वाइंडिंग शुरू से एंड तक कार्य। बस इतना सा याद रखना है। और इम्पोर्टेंट है इसमें प्रयोग। तो भाई घरों के अंदर टेबल पंखा है, फर्राटा पंखा है, ये सीलिंग फैन है, कूलर है, इन सभी में स्थायी कैपेसिटर मोटर अपन प्रयोग करते हैं। छाछ करने की मशीन है, उसमें भी यही है, यही मोटर है स्थायी कैपेसिटर। तो उसमें 3.5 का कैपेसिटर लगता है, पंखे में 2.25 या 2.5 का कैपेसिटर अपन लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट इसकी तीसरी मोटर पढ़ते हैं, कैपेसिटर की तीसरी मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर, ये क्या कह रहा है वापस समझो। कैपेसिटर स्टार्ट यानी एक कैपेसिटर तो स्टार्ट करने के लिए, और एक कैपेसिटर रनिंग अवस्था तक चलता रहेगा। यानी कितने कैपेसिटर लगेंगे? कितने कैपेसिटर? यानी एक कैपेसिटर तो मोटर को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और दूसरा जो कैपेसिटर है वो शुरू से एंड तक कार्य करेगा। इसलिए इसमें टोटल कितने कैपेसिटर? इसीलिए इसका नाम भी क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर वेरी 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 मोस्ट है। और यहीं से क्वेश्चन उठेगा ज़्यादातर। तो देखो ध्यान से, वही आपकी रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और यहाँ पे गौर से देखो 2 कैपेसिटर जोड़ दिए। और दोनों कैपेसिटर कैसे जोड़ रहे हैं वो भी देख लीजिए। जो आपका स्थायी कैपेसिटर है ना, वो तो सीधा सीधा जुड़ गया, लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो भाई इस कैपेसिटर के तो समांतर में रहेगा, इस कैपेसिटर के तो समांतर में। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसके श्रेणी में क्या लगा दिया? अब देखो ध्यान से, अगर ये स्विच 75% होते ही खुलेगा, ये तो खुल गया, ये खुल गया तो इसमें धारा आएगी क्या? तो ये कैपेसिटर काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये तो पूरा ही हट गया ना। अब बचा ये, तो स्थायी कैपेसिटर की तरह बच गया ये, तो ऐसे कैसे? तो लास्ट में जो मोटर काम करेगी वो स्थायी कैपेसिटर की तरह काम करेगी, लेकिन शुरू में तो काम ज्यादा कर रही है ना। तो स्टार्टिंग टॉर्क इसका क्या होगा? तो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि 3 मोटर पड़ी अपन ने कैपेसिटर की, तो स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज्यादा किसका होगा? इसी का होगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अब 2 कैपेसिटर है और दोनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक है, लेकिन दोनों की क्षमता अलग अलग है। जो परमानेंट लग रहा है ना वो तो निम्न क्षमता का, और जो कुछ समय के लिए लगेगा वो उच्च क्षमता का होगा। मुझे ये बताओ, सबमर्सिबल मोटर सबके घरों में है, स्टार्टर लगा होता है, उसमें मिनिमम 2 कैपेसिटर तो होंगे ही होंगे। एक सफेद सा होता है, एक पीला सा होता है। कई बार ये होता है कि कमजोर रहता है तो पीले 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 3 लगा देते हैं, लेकिन जो सफेद सा होता है वो तो भैया, वो जो सफेद सा है ना वो है आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर। कौन सा है? वो केवल शुरू में ही काम करता है, उसके बाद बाकी जो 2 और 3 एक साथ लग रहे हैं एक जैसे हमशक्ल, वो आपके रनिंग कैपेसिटर होते हैं। कौन से?
रनिंग कैपेसिटर होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अपन ये कहते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होती है, तो वो भी देखते हैं। तो सामान्यतः ये मोटर बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट है और इसके यूज ज़्यादातर पूछा जाता है। इसमें देखो ये ग्राफ ध्यान रखना, क्योंकि स्थायी कैपेसिटर लग रहा है, इसलिए इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो वोल्टेज से अग्रगामी हो जाती है, आगे निकल जाती है। तो सभी कैपेसिटरों में ये धारा है वो वोल्टेज से क्या हो जाती है, आगे निकल जाती है। जबकि रनिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, इसलिए रनिंग वाइंडिंग तो रनिंग धारा है वो वोल्टेज से पीछे रहती। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया दोनों धाराओं में, और दोनों धाराओं में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है तो टॉर्क का मान भी ज़्यादा हो जाता है। तो देखो अब ध्यान से आपको याद क्या करना है, सबसे पहले तो याद रखना है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में कितने कैपेसिटर लगेंगे, कितने लगेंगे, जिसमें एक तो कौन सा और दूसरा, आप ध्यान से देखो स्थायी कैपेसिटर की क्षमता 2.5 से 4 कैपेसिटर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में स्थायी रूप से लगा होता है, मोस्ट है, अंडरलाइन कर लेना। दूसरा आगे स्टार्टिंग कैपेसिटर कितने 10 से 20 माइक्रोफैरड का होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के श्रेणी क्रम में स्थायी कैपेसिटर के समांतर में, यानी कि यहाँ श्रेणी क्रम में वह स्थायी कैपेसिटर के समांतर क्रम में लगा होता है, तथा यह 75% गति होने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा परिपथ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता। इसका मतलब ये भाई साहब तो केवल कुछ क्षण के लिए ही कार्य करेगा। ये देखो पावर फैक्टर क्या होगा 0.7 से, ये भाई साहब ये पॉइंट नहीं है, पूरा डैश सही है, आगे तक कर लेना ऐसे, कहीं समझ जाओ कि 3 पॉइंट कौन से आ गए, है ना। तो यहाँ पे 0.7 से 0.8 पश्च से गामी होता है, यानी सबसे अच्छा पावर फैक्टर कौन सी मोटर का, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का अच्छा पावर फैक्टर होता है, यानी अच्छी पावरफुल होती है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, अति उच्च होता है, दक्षता भी अच्छी होती है। भाई साहब ये डैश थोड़ा सा बड़ा लगा दिया करो रे। तो यहाँ 80 से 85% होता है। आकार कैसा होगा, कीमत क्या होगी, अब वेरी मोस्ट इसमें है उपयोग, यानी कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं तो वो देखिएगा। इसका वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर बोले तो अपनी भाषा में फ्रिज, एसी घरों में एसी लगती है, फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिंग करंट मत बता देना, है ना। तो एयर कंडीशनर यानी वातानुकूलित। वेट ग्राइंडर का मतलब होता है चक्की की मोटर, आटा चक्की होती है ना वो। और ये पूछ भी लिया था जो लाइनमैन 2023 में लगी थी, तो सीधा क्वेश्चन ये दिया कि प्रश्न बनाया इसका तो कि वेट ग्राइंडर में निम्न में से मोटर लगी होती है, निम्न में से मोटर लगी होती है। तो ये आपको स्थायी कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर होता है। अब अगर ये नहीं दे तो भाई ये प्रेरण मोटर का ही तो भाग है, तो यहाँ पे प्रेरण मोटर करेंगे, तो ये भी ध्यान रखना। आटा चक्की में यानी चक्की मोटर में हो गया। समर्सिबल पंप मोटर जो बोर में डालते हैं। अब केंद्रीय पंप मोटर कुएं में पटकते हैं। लेथ मशीन जो खराद मशीन होती है, वहाँ पे अनेक चोटियाँ बनाई जाती है, अनेक संक्रियाएँ की जाती है। ध्यान रखना लेथ मशीन को खराद मशीन भी कहते हैं, लिख लेना भैया, खराद मशीन। और ये जो मशीन होती है ना खराद मशीन, ये अनेक मशीनों का बहुरूप होता है, इसलिए मदर ऑफ मशीन यानी मशीनों की जननी, इसे मदर ऑफ मशीन भी क्वेश्चन आ चुका है ये कि मदर ऑफ मशीन निम्न में से कौन सी मोटर कहलाती है, यानी लेथ मशीन कहलाती है, मशीनों की जननी खराद मशीन कहलाती है। नेक्स्ट है कंप्रेशर आदि। तो ये भैया वेरी वेरी मोस्ट है। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा भैया आपको, आवाज नहीं कंफ्यूज क्वेश्चन। पहला है सिंगल फेज मोटरों में संधारित्र, बोले संधारित्र क्या कहेंगे, कैपेसिटर प्रयोग होते हैं।
पहला है पेपर कैपेसिटर, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तीसरा है माइका कैपेसिटर और चौथा है ऑयल डाइलेक्ट्रिक। तो भैया पेपर भी प्रयोग करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट भी प्रयोग करते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता क्लियर। फिर नेक्स्ट जैसे दिया कि पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, ए व बी दोनों। तो अब क्या करेंगे, ए व बी दोनों करेंगे, क्योंकि प्रश्न तो एक ही है। अगर ये नहीं होता तो वापस ये करते, और ये भी नहीं होता तो अपन क्या करते, पेपर करते। अच्छा नीचे दे ही दिया क्या। तो ये देखो पेपर कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, ए व बी। भाई साहब ये सेरामिक है और सेरामिक का तो हम यूज ही नहीं करते, तो ए व बी दोनों कैसे करते जबरदस्ती। तो ओनली फॉर रेफ्रिजरेटर कह दो, वॉशिंग मशीन कह दो, और चाहे घरों में एसी लगती है वो कह दो। इनमें से कौन सी मोटर लगाते हैं। तो ध्यान से सुनो पहले, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, और पांचवा ऑप्शन बना दिया सभी। तो राइट ऑप्शन करेंगे सभी। ऐसा देखने को बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन ऑप्शन, अब प्रश्न तो वही है तीनों में, लेकिन ऑप्शन क्या दिया। अब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर दे दिया, स्थायी कैपेसिटर भी दे दिया, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन दे दिया, और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। सर अभी तो आप कह रहे थे चारों का करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन वहां था चारों, या वो सॉरी उपयुक्त सभी या नहीं, लेकिन यहाँ उपयुक्त सभी नहीं है। अब करते तो यहाँ सभी है। भाई पढ़ तो आप सभी रहे हो, लेकिन लीडर तो कोई एक को बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मेन सबसे बेस्ट कौन है, तो सबसे बेस्ट है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। पहली प्राथमिकता इसको देनी ही पड़ेगी, चाहे और भी हो। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन कहते हैं, अब आगे देखो, अगर प्रश्न वही हो ऑप्शन चेंज कर दे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर, शेडेड मोटर और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो भैया शेडेड का प्रयोग करते हैं क्या, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, एक स्थायी कैपेसिटर, और ये तीनों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन बेस्ट तो इस यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है। फिर नीचे स्लिप रिंग दे दिया, शेडेड दे दिया, स्थायी कैपेसिटर दे दिया, स्प्लिट। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों में से छांटना है, तो कैपेसिटर वाली को पहली प्राथमिकता देंगे, और लास्ट में तो फिर ये अपन कर ही देंगे। तो लास्ट में था क्या ऑप्शन, स्प्लिट, ये तो बता दिया ना। हाँ, ये स्लिप रिंग हो गया, शेडेड हो गया, यूनिवर्सल, और ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो लास्ट में भाई ये एक बच रही है, तो ये करेंगे ही करेंगे। अब आती है आपकी कौन सी मोटर, शेडेड पोल मोटर आती है, शेडेड पोल। ये इम्पोर्टेंट है, देखो ध्यान से, मैं इधर समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें बॉडी होती है, फिर अंदर स्टेटर आता है, और स्टेटर पे पोल बने होते हैं। क्या बने होते हैं, और यहाँ पे ये पोल है, लेकिन इसके जो पोल होता है इसमें एक खांचा काट दिया जाता है ऐसे, और खांचों के द्वारा इसके पोल को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो एक होता है छोटा पोल और एक होता है बड़ा पोल। छोटे पोल को तो कहते हैं शेडेड पोल, क्या कहेंगे, और बड़े पोल को कहते हैं सैलिएंट पोल। क्या कहते हैं, छोटा पोल जो है शेडेड पोल, इसके ऊपर मोटे तांबे तार की शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग करते हैं, जिसे हम शेडेड रिंग या छायांकित छल्ला कहते हैं। तो ये शेडेड रिंग है, जिसको किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं देते हैं। और ये जो आपका मेन पोल है सैलिएंट पोल, इस पर वाइंडिंग करते हैं, जिसे फील्ड वाइंडिंग या मैन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग अपन कहते हैं। तो सप्लाई जैसे यहाँ करेंगे तो ये ऐसे सब जाएगा और इधर जाएगा, तो ये सारे ही इधर यूँ बट जाते, और इन पे अपन क्या कर देते हैं। तो ये तो है संरचना। इसके बीच में आता है हमारा रोटर। क्या आएगा, रोटर कौन सा होगा, स्क्वायरल केज। कौन सा होगा, क्या सप्लाई देने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। ठीक है, अभी इतना ही पढ़ना है, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। वैसे बहुत सारी विशेषता है, लेकिन अपन इस पे ध्यान नहीं देंगे। मेन जो है अपन को वो पढ़ना है। हाँ, सबसे पहले तो उपनाम देख लीजिए। शेडेड पोल मोटर
इसी को कहते हैं छायांकित ध्रुव मोटर। शेडेड यानी छाया होती है, और ध्रुव यानी वो पोल यानी क्या होता है। और मोटर को तो भाई साहब ये शब्द बढ़िया है, कम से कम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत सब में मोटर ही मोटर है ना। तो छायांकित ध्रुव मोटर, और इसको जज्जर मोटर या फिर छादित ध्रुव मोटर के नाम से भी जाना जाता है। आप तो दो नाम याद कर लेना, शेडेड यानी छायांकित ध्रुव, इसके बारे में पढ़ लीजिए। इसमें फील्ड पोल को एक खांचे द्वारा दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, जिसमें एक छोटा पोल होता है, तो वो क्या कहलाएगा। यह मेन पोल का कितना होता है। शेडेड पोल पर मोटे तांबे तार की शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग या फिर रिंग या फिर छल्ला स्थापित करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं। बहुत वेरी वेरी मोस्ट है। फिर आता है हाँ, शेडेड रिंग का कार्य पूछ ले आपसे, तो भाई धारा तथा वोल्टेज के मध्य फेज अंतर उत्पन्न करना। दूसरा है घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। नेक्स्ट है टॉर्क उत्पन्न करना, मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये किसके कार्य हो गए, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। वेरी मोस्ट बोलते ही आपको अंडरलाइन करना है, कहीं आप छोड़ते जाओ। नेक्स्ट क्या है, बड़ा पोल, इसे सैलिएंट पोल कहते हैं, और इस पोल पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जिससे हम सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं या जोड़ते हैं। अब देखो ये तो संरचना थी, और अब इसमें कहते हैं कि इस मोटर में गिलहरी पिंजरा रोटर अपन क्या करते हैं, प्रयोग यानी पिंजरा प्रेरण। यह चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से सिद्धांत पर काम करेगी। इसमें चुंबकीय फ्लक्स मेन फ्लक्स से शेडेड पोल की ओर गति करता है, यानी कि आपका ये था और एक छोटा पोल था ये इस तरह, तो बड़ा पोल ये है मेन पोल, और ये है तो चुंबकीय फ्लक्स इस दिशा में जाएगा, बड़े से छोटे की ओर होता है। शेडेड रिंग का चुंबकीय फ्लक्स मेन पोल के चुंबकीय फ्लक्स से कितना, भाई इसका भी चुंबकीय फ्लक्स और इसका भी चुंबकीय फ्लक्स कितना डिग्री, 90 डिग्री पीछे होता है। और इसमें आपको याद रखना है, ये सबसे पहले याद रखना है कि जो शेडेड मोटर होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, दीवार घड़ी होती है, उसके अंदर पीछे मशीन होती है, मशीन तो इतनी सी है लेकिन मोटर इतनी सी रहती है, तो आकार बिल्कुल छोटा रहता है। आकार क्या होगा, तो भाई उसकी कीमत भी, वजन क्या होता है, दक्षता देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, दक्षता 5 से 35%, 5 से दक्षता निम्न हुई कि ज़्यादा हुई, भाई औरों की दक्षता 90, 95% है, और इसकी दक्षता 5 से 35% है, तो इसकी तो क्या हो गई, बहुत निम्न होती क्षमता, मात्र 3 वाट से लेकर 125 वाट तक होती है। पावर फैक्टर 0.5 से 0.6 पद से गामी होता, तो इम्पोर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। तो अब वेरी मोस्ट तो ये है कि भाई शेडेड मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो भाई जितने भी छोटे छोटे जुगाड़ है ना, उन सब में देखो जुगाड़ कौन से हैं। दीवार घड़ी सब जानते हो, छोटे खिलौने बच्चों के लिए लेके आते हैं, रिमोट कार कहते हो, जो भी कहते हो, उसमें जो मोटर आती है वो। उसके अलावा छोटे पंखे, बसों के अंदर आपने देखे होंगे सीटों पर छोटे छोटे पंखे, कैबिन फैन, वो छोटे पंखे। कूलर के अंदर पानी की मोटर देख ली, तो वो भी कौन सी है, शेडेड पोल मोटर है। सेविंग मशीन यानी ट्रिमर, जो अपन सेविंग करते हैं तो उसमें मोटर आती है, तो वो कौन सी मोटर, शेडेड पोल। इसके अलावा रेडियो होता था पहले, जिसमें कैसेट चलती थी, तो भाई वो कैसेट घूमती तो थी ना, तो घुमाने के लिए मोटर तो होगी। तो रेडियो में टैप रिकॉर्डर भी सेम है, वो आवाज़ को रिकॉर्ड करता था तो घूमता तो वो भी था, तो उसमें भी एक होता है ग्रामोफोन, पुराने ज़माने का रेडियो होता था एक ग्रामोफोन, एक होता है फोनोग्राम, तो ये भी आवाज़ के लिए ही होता था। फोटोकॉपी मशीन देख ली, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी गिरारियाँ होती है, तो उसको चलाने के लिए मोटर प्रयोग करते हैं। प्रोजेक्टर ही अपना, तो इसमें भी पंखा लगा होता है, तो उसके लिए ठंडा करने के लिए होता है। जो विज्ञापन, यहाँ पे विज्ञापन डिस्प्ले, कई बार आप देखते हो कि डिस्प्ले लगी रहती है, तो धीरे धीरे वो धीरे धीरे घूमती रहती है। तो ये हेयर ड्रायर
बाल को सुखाने के लिए, बाल को जो गर्म हवा देता है वो। तो यहाँ पे तो भैया इन सभी के अंदर अपन किसका प्रयोग करते हैं, शेडेड पोल मोटर का प्रयोग करते हैं। वापस देख लीजिए, दीवार घड़ी हो गई, छोटे खिलौने हो गए, यहाँ पे छोटे पंखे हो गए, कूलर का पानी पंप मोटर हो गया। ध्यान रखना कूलर की मोटर मत कर देना, पंप मोटर करना है। जबकि कूलर की जो मोटर है जिसमें पंखड़ी लगती है वो कौन सी है, स्थायी कैपेसिटर मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर है वो। तो सेविंग मशीन हो गई, रेडियो हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, फोनोग्राम हो गया, फोटोकॉपी मशीन हो गई, प्रोजेक्टर हो गया, विज्ञापन डिस्प्ले हो गया, हेयर ड्रायर आदि के अंदर अपन शेडेड पोल मोटर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, एक तो दक्षता 5 से 35, एक क्षमता 3 वाट से 125 वाट तक होती है। आगे देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है, अगर इसकी दिशा पूछ ले तो शेडेड मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए शेडेड पोल को 180 डिग्री विस्थापित, मतलब ये है कि ये पोल बनाया था आपने एक खांचा काट कर, ठीक है, ये इधर चलेगा तो आप 180 डिग्री उल्टा घुमा दो इसको, मतलब या इसको ऐसे कर दो, ये पोल इधर कर दो 180 डिग्री, या तो आप ये काम करो 180 डिग्री। अब इसमें चुंबकीय फ्लक्स इधर जाएगा तो भाई चुंबकीय फ्लक्स इधर जाएगा तो उल्टी घूम गई ना, या फिर आप कह दो कि दोहरे शेडेड पोल का प्रयोग करते हैं इस प्रकार, ठीक है, तो भी उल्टे विपरीत 180 डिग्री हो गई। तो दोहरे शेडेड पोल का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आता है सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर। ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये 3 फेज जो स्लिप रिंग मोटर कल पड़ी थी, ये तो इधर का भाग सेम है, केवल इसमें हल्का सा ये देखना है कि जो स्लिप रिंग मोटर होता है इसमें एक वाइंडिंग होती है रनिंग वाइंडिंग, और रनिंग वाइंडिंग को 2 भागों में बांट कर स्थापित कर देते हैं, जिसके 2 तार होंगे। एक सिरे पे तो अपन प्रतिरोध जोड़ते हैं और एक सिरे पर प्रेरण वाइंडिंग जोड़ते हैं सेल्फ स्टार्ट करने के। इसमें एक पॉइंट याद रखना है, इस मोटर की घूर्णन दिशा कभी भी चेंज नहीं होती और कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं अंडरलाइन करा देता हूं, देखो ये तो सारा उसके बारे में। देखो रनिंग वाइंडिंग को 2 भागों में स्थापित करते हैं, ठीक है, तथा इसके एक सिरे पर प्रेरण वाइंडिंग और दूसरे सिरे पर प्रतिरोध जोड़ते हैं तथा फेज अंतर उत्पन्न हो जाता है। इसमें रोटर 3 फेज स्लिप रिंग मोटर के समान होता है। क्षमता 1 HP, स्टार्टिंग टॉर्क उच्च, लेथ मशीन हो गई, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इसमें आपको यही याद रखना है बस, इस मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होती है। अब यह है वेरी मोस्ट यूनिवर्सल मोटर। अगर आपने डीसी मोटर पढ़ी है, आपने अगर डीसी मोटर पढ़ी है तो देखो यहाँ पे डीसी मोटर है तो ये फील्ड वाइंडिंग होती थी, आर्मेचर लगा होता था और सीधा अपन सप्लाई देते थे, तो श्रेणी क्रम ही था। और ये भी देखो श्रेणी क्रम ही है। अब सप्लाई ओनली फॉर कौन सी देंगे अपन, एसी देंगे, और एसी देंगे तो एसी मोटर कहलाएगी, तो डीसी सीरीज मोटर है ये, तो ये अपन सप्लाई एसी दे रहे हैं तो एसी सीरीज मोटर बन जाएगी, ठीक है। तो इस यूनिवर्सल मोटर को क्या कहेंगे, एक तो कौन सी मोटर, इसी को क्या कहेंगे, सार्वत्रिक मोटर। और इसमें बोलो कम्यूटेटर लगाते हैं तो इसको कम्यूटेटर मोटर भी, और इसे एसी सीरीज मोटर भी, क्योंकि सीरीज मोटर तो है और एसी सप्लाई देते हैं इसलिए एसी सीरीज मोटर कहते हैं। उपनाम से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब देखो, अब अपन कह रहे हैं कि भाई ये डीसी सीरीज मोटर थी, तो डीसी सीरीज मोटर को अगर एसी दे देते हैं तो दिक्कत आती है, उसमें स्पार्किंग ज़्यादा आ जाती है, उस स्पार्किंग को दूर करो। यह डीसी सीरीज मोटर का सुधरा हुआ रूप है। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। डीसी सीरीज मोटर की तुलना में इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। देखो क्या परिवर्तन करते हैं। पहला तो अपन कहेंगे जो फील्ड वाइंडिंग है ना, उसमें और लपेटे लगा दो, अगर आपको एसी वाली मोटर बनानी है तो, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग, इसमें भी और टर्न लगाओ, और ब्रश लगा रहे हो तो उच्च प्रतिरोध की कार्बन ब्रश लगाओ। डीसी के अंदर तो कम प्रतिरोध की लगाई थी आपने, इसमें उच्च की लगाओ ताकि स्पार्किंग ना हो। आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लेकिन विपरीत दिशा में एक वाइंडिंग और जोड़ेंगे, जो मोटे तार कम लपेट की कंपन सेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करते हैं।
जिसके निम्न कार्य हैं। क्या कार्य है कंपनसेटिंग के? तो सुनो, स्पार्किंग को वो क्या करेगी? आर्मेचर रिएक्शन को क्या करेगी? कम्यूटेशन को क्या करेगी? और लीकेज प्रतिघात होता है उसको क्या करेगी? कम करता है। और स्टेटर व आर्मेचर के मध्य वायु अंतराल क्या होना चाहिए? एक तो आपको ये अंडरलाइन करना है, ठीक है, और एक ये लाइन का इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ मत करना भी। एक ये और एक 5 नंबर ये अंडरलाइन करनी है, क्योंकि अभी इतना याद हो जाएगा ना, वही बहुत है। नेक्स्ट, इस मोटर के अभिलक्षण डीसी सीरीज मोटर के समान है, क्योंकि सारा मेल जोल उसी के समान है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? अधिक। ये लाइन मोस्ट है। इसकी घूर्णन दिशा, ये वेरी मोस्ट है। घूर्णन दिशा ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इसी मोटर की होती है। तो यानी यहाँ 3000 से लेकर 14000 आरपीएम। कितना आरपीएम? तो यहाँ 3000 से लेकर 14000 आरपीएम होती है। इसका उपयोग जो होता है कहाँ करेंगे? एक तो ट्रेन में करेंगे, एक आपके मिक्सी, जिसे मिक्सर भी कहते हैं या खाद्य ग्राइंडर भी कहते हैं। और ये जो मिक्सी होती है ना घरों में, ये कितने वाट की होती है? तो 400 से 600 वाट की होती है, ध्यान रखना। तो घरों के अंदर जो अपन यूज लेंगे, घरों में जो मिक्सी यूज लेते हैं उसके अंदर कौन सी मोटर लगेगी? यूनिवर्सल मोटर। कौन सी लगेगी? आप भाई मिक्सी कह दो, चाहे मिक्सर कह दो, खाद्य ग्राइंडर कह दो, चाहे जूसर मशीन कह दो आप, है ना। इसके अलावा सिलाई मशीन, सिलाई मशीन तो होती है आजकल पैर से चलाने का सिस्टम, हाथ से चलाने का सिस्टम नहीं है। उसमें पैर के नीचे एक ब्रेक सा रहता है, उसको बस बार बार यूँ दबाते रहो तो उसमें मोटर आ गई। तो सिलाई मशीन के अंदर वो कितने वाट की होगी? 100 से। वैक्यूम क्लीनर यानी पोंछा लगाने के लिए मशीन आती है, वैक्यूम क्लीनर। ड्रिल मशीन, तो ड्रिल मशीन में भी पोर्टेबल ड्रिल मशीन कह दो, और इसी को सुहागा बर्मा भी कहते हैं, छेद करने के लिए। विद्युत घड़ी, घड़ी है भाई, ये खड़ी क्या लिख दिया? ये है घड़ी जो, अरे कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत घड़ी। यहाँ है सेविंग मशीन, सिनेमा प्रोजेक्टर आदि के अंदर किया जाता है। मैन याद रखना क्या? एक तो ट्रेन, एक आपकी मिक्सी हो गई, एक आपकी सिलाई मशीन हो गई, एक वैक्यूम क्लीनर और एक ड्रिल मशीन। बस इसी के अंदर सबसे ज़्यादा अपना प्रयोग करते हैं। एक तो क्या हो गई? मिक्सी, घरों में यूज ले रहे हैं, एक वैक्यूम क्लीनर, एक आपकी ड्रिल मशीन और एक आपकी सिलाई, और ये एक ट्रेन। बस हाँ, अरे इंजन होता है ना, तो एक ही थोड़ी करते हैं भाई। मैं कह दूं मोटरसाइकिल है, क्या मोटरसाइकिल सबके पास एक कंपनी की है क्या? तो अलग अलग ट्रेनें हैं तो अलग अलग कंपनी की यूज करते हैं। मालगाड़ी में अलग होती है, सवारी गाड़ी में अलग होती है, कोई अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से अपन यूज करते हैं, है ना। क्योंकि ऊपर तो केवल एसी है, अब डीसी लगा रहे हैं तो अंदर चेंज कर लेते हैं इंजन के अंदर, तो यहाँ पे अपन प्रयोग करते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की होती है सेविंग के अंदर भी, है ना। तो देखो यहाँ पे इसकी घूर्णन दिशा बदलने के लिए एक तो फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग। तो सेम अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि डीसी मोटर जो होती है उसकी घूर्णन दिशा कैसे बदलेंगे, तो सेम है, ये भी तो डीसी मोटर ही एक तरह की। तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के क्या कर देंगे? टर्मिनल चेंज करके और इसकी घूर्णन दिशा अपन बदल देते। दूसरी चीज यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस मोटर को क्या डीसी से चलाया जा सकता है? तो 100% चलाया जा सकता है। एक ये मोटर ऐसी है जो एसी या डीसी दोनों में से किसी भी सप्लाई से चलाया जा सकता। एक मोटर ऐसी भी है जिसको एसी व डीसी दोनों देकर चलाया जाता है। कौन सी मोटर है? सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर तो डीसी देते हैं और उसके स्टेटर पर एसी देकर दोनों एक साथ सप्लाई देते हैं, जबकि इसमें दोनों एक साथ मत दे देना, क्योंकि देंगे तो स्टेटर पे ही, चाहे तो एसी दे दीजिए चाहे, तो दोनों से चल जाती है ना।
अब देखो यहाँ पे हल्का सा ये याद करना है आपको, नीचे याद नहीं करना, क्योंकि एसी सीरीज जो मोटर होती है उसकी गति नियंत्रण अपन करते हैं, तो गति नियंत्रण वही किस किस तरीके से है, प्रतिरोधी विधि होती है, फील्ड टैपिंग विधि। अब फील्ड टैपिंग विधि है जो अपने मिक्सी होती है ना, उस मिक्सी में फील्ड टैपिंग विधि ही अपन प्रयोग करते हैं। ट्रेन गियर विधि होती है, रियोस्टेट विधि होती है, वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है, और भैया एक SCR विधि होती है। केवल नाम याद करना कि ये यूनिवर्सल मोटर में कौन सी विधि है या नहीं है। प्रतिरोध, फील्ड टैपिंग, ट्रेन गियर, रियोस्टेट, वोल्टेज नियंत्रण और SCR, बस इतना सा याद करना। अब नीचे का याद नहीं करना है। ट्रेन गियर, ट्रेन गियर। अब यहाँ पे देखो, ट्रेन में प्रयुक्त यूनिवर्सल मोटर, आवाज नहीं, यूनिवर्सल मोटर जो होती है उसकी क्षमता कितनी होगी, तो भैया 200 से 400 वोल्टेज लेगी इसके बीच में, और यहाँ पे 17.5 से 25 हर्ट्ज इसकी क्या रहेगी, आवृत्ति रहेगी, और 2200 HP, 2200, क्योंकि अब 2-4 HP लगा दोगे उससे तो हिलेगी नहीं ट्रेन, तो यहाँ 2200 HP की मोटर होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 17.5 से 25 हर्ट्ज, और वोल्टेज तो कम ही लेगी, 200 से 400 वोल्टेज। मिक्सी के अंदर गति नियंत्रण करते हैं तो फील्ड टैपिंग होता है। सिलाई मशीन के लिए अपन रियोस्टेट, क्योंकि उस कभी देखना पैर के नीचे ही होता है, वो धीरे धीरे यूँ कम ज़्यादा करते रहते हैं। ट्रेन में गति नियंत्रण के लिए फील्ड डाइवर्टर विधि होती है। यूनिवर्सल मोटर की ध्यान रखना, गति लोड के विलोम अनुपाती होती है। अगर यूनिवर्सल मोटर में लोड का मान 0 कर दिया तो गति क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखना कभी भी यूनिवर्सल मोटर को 0 भार पर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि सेम डीसी मोटर है, डीसी सीरीज मोटर, तो उसको भी अपन 0 भार पर नहीं चलाते। इसकी गति 0 लोड पर क्या हो जाती है, एक तो ये लाइन मोस्ट है, एक ये लाइन मोस्ट है। इसे नो लोड पर नहीं चलाना, इसे लंबे समय तक नहीं चलाना, अधिक गति होने के कारण आवाज अधिक, आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा आवाज कौन करती है, भाई साहब घर के अंदर कोई मिक्सी चला रहा है तो पता लग जाता है कि ये काहीं आज बना रहे हो मालदाल, आया ना, तुरंत दूर तक पड़ोस सुन लेता है कि मिक्सी चल रही है आजकल। इसकी दक्षता क्या होती है, 70 से 80% होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्रतिकर्षण मोटर यानी रिपल्सन मोटर। इस पे ज़्यादा आपको गौर नहीं करना है। प्रतिकर्षण मोटर यानी रिपल्सन मोटर, देखो इस पे नहीं ध्यान देना है। इसे स्प्लिट केज प्रारूपी मोटर भी कहते हैं, इसे कम्यूटेटर मोटर कहते हैं। इसमें आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। इसके आर्मेचर को 2 कार्बन ब्रश द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है, जिससे चुंबक का प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। ये लेंज सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें कार्बन ब्रश मुख्य अक्ष के लगभग 10 से 20 डिग्री अंतर पर स्थापित होती है। इसकी घूर्णन दिशा बदलने के लिए ब्रशों को मुख्य अक्ष के दाईं ओर से बाईं ओर 10 से 20 डिग्री अंतराल पर विस्थापित किया जाता है। इसकी गति नियंत्रण करने के लिए ब्रशों को मुख्य अक्ष की ओर खिसकाते हैं। यदि ब्रश मुख्य अक्ष के समांतर हो तो गति 0 होती। इसका पावर फैक्टर कितना होगा भैया, इसमें इम्पोर्टेंट अभी तक नहीं है। अगर याद हो जाए तो केवल ये नाम जरूर याद कर लेना कि जो प्रतिकर्षण मोटर है वो कितने प्रकार की है, तो 4 प्रकार की है। तो एक तो है सामान्य प्रतिकर्षण मोटर, एक होती है कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर, एक होती है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और एक होती है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। अब सीधा आते हैं अपन यहाँ पे, ये है इम्पोर्टेंट, थोड़ी वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है। अब स्टेपर मोटर क्या है, तो इसमें इसके स्टेटर में कितनी वाइंडिंग होगी, इसका रोटर जो होता है वो स्थायी चुंबक का बना होता है। ये लाइन मोस्ट है कि इसका जो रोटर होता है वो किसका बना होगा, स्थायी चुंबक का बना होता है। ये एक प्रकार की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है।
यह एक प्रकार की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है और सिंक्रोनस मोटर की गति स्थायी होती है, सिंक्रोनस गति पर कार्य करती है। तो ये भी क्या है, यानी इसकी गति बोलो क्या है, तुल्यकालिक है। तुल्यकालिक गति है तो इसका मतलब सिंक्रोनस मोटर है। तो ये सिंगल फेज है, लेकिन ध्यान रखना है ना। तो ये एक ये लाइन हो गई। इसके स्टेटर पर सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज आदि सप्लाई देते हैं, इसलिए इसे पॉलीफेज मोटर कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है भैया। आपसे पूछे कि ये कौन सी मोटर है, सिंगल फेज या पॉलीफेज, तो ध्यान रखना ये सिंगल फेज नहीं है। इसके स्टेटर पर अपन सिंगल भी दे सकते हैं, 2 फेज भी दे सकते हैं और 3 फेज भी दे सकते हैं, इसलिए इसको पॉलीफेज मोटर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के अंदर भी पूछा जा चुका है, ये इसरो के अंदर भी पूछा जा चुका है कई बार। अब इसरो बहुत टफ लेवल ले लेता है। अब यही क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से स्टेपर जो मोटर होती है कौन सी मोटर कहलाती है, तो सीधा बताना पॉलीफेज। ये सिंगल फेज भी देते हैं, 2 फेज से भी चलाते हैं और 3 फेज से भी चलाते हैं। स्टेपर मोटर ब्रशलेस मोटर होती है। क्या भैया इसमें ब्रश लगाते हैं क्या कहीं? तो इसमें कोई ब्रश नहीं लगाते हैं, इसलिए इसको ब्रशलेस मोटर भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, 1 2 3 और एक ये 4 है ना, एक ये स्वचालित भी होती है। इसका उपयोग नट बोल्ट को खोलने कसने, लेथ मशीन में, प्रिंटर में, प्लॉटर होता है, फैक्स मशीन होती है, ऑटोमोबाइल होता है, चिकित्सक उपकरण होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव आदि में किया जाता है। बस यही करना है, इससे आगे आपको नहीं करना है, याद है। इसका रोटर कैसा होगा, बेलनाकार। तो रोटर तो सबका ही बेलनाकार है लगभग, है ना। और स्टेपर मोटर कितने प्रकार की होती है, याद हो जाए तो देख लेना। स्थायी चुंबक स्टेपर, परिवर्तित रिलक्टेंस और हाइब्रिड, याद नहीं करना है। इस मोटर की गति नियंत्रण, स्टॉपिंग, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है। ये लाइन मोस्ट है। अब आगे काफ़ी कॉर्नर ये है, तो आपको भैया यहाँ नहीं करना है अभी, और याद अभी समय भी नहीं है अपन को याद करना। अब देखो, आवाज़ नहीं, जो स्टेपर मोटर है ना, इसी का ही सुधरा हुआ रूप दूसरा है, यानी कौन सा, प्रतिष्ठम रिलक्टेंस मोटर। तो ये संरचना में लगभग सेम सी होती है, लेकिन इसका जो रोटर होता है ये अलग होता है। यह स्टेपर मोटर का रूप होता है, स्टेपर मोटर का, है ना। ये स्टेटर नहीं है, स्टेपर है। इसकी गति नियत होती है, अर्थात सिंक्रोनस होती है। तो ये भी एक क्या है, सिंक्रोनस मोटर है, सिंगल फेज। इसमें ब्रश उपयोग नहीं होती, इसलिए अपन क्या कहेंगे, ब्रशलेस मोटर। इसका उपयोग, इसका रोटर दांतेदार मृदु लोहे का बनाया जाता है, जबकि उसका क्या था, स्थायी चुंबक का था उसका, स्टेपर का। जबकि इसका क्या है, दांतेदार मृदु लोहे का। एक तो ये लाइन अंडरलाइन करनी है, और ये तो खैर है इसमें तो ब्रशलेस। यह रिलक्टेंस सिद्धांत, ये एक रिलक्टेंस सिद्धांत, यह केवल सिंगल उत्तेजित मोटर होती है। यह स्वचालित होती है। इसमें रोटर पोल की संख्या स्टेटर पोल से क्या होती है, कम होती है। इसकी दक्षता 60 से 75% होती है, और डिजिटल संकेत या सिग्नल परिपथ में प्रयोग करते। और ये देखिएगा, स्ट्रेसिस मोटर, ये इंपॉर्टेंट है एक जगह केवल, वो देखो, स्ट्रेसिस मोटर कह दो, सैतिल्य मोटर, मंदायन मोटर। तो देखो ध्यान से, यह एक प्रकार की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती। इसका रोटर अचुंबकीय पदार्थ, ये इंपॉर्टेंट है। एक का तो आपने स्थायी चुंबक का बना दिया, जस्ट जो दूसरी थी उसका किसका बनाया, बोल गए, मृदु लोहे का। और इसका रोटर क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसको अपन क्या कहते हैं, कोबाल्ट स्टील या क्रोमियम, ये रोटर बनेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखो, इसके रोटर में भैया दांते भी नहीं होते, इसके रोटर में कोई वाइंडिंग भी नहीं होती, और इसी कारण ये मोटर आवाज नहीं करती। ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो ब्रश तो होगी नहीं। और इसके स्टेटर में तो 2 वाइंडिंग है ना। इसमें आवाज का नहीं लिखा कहीं, यानी इसमें एक लाइन लिखनी है कि ये आवाज नहीं करती है। चलो चलो चलो।
अब देखो ये डाटा इसका इंपॉर्टेंट है भैया, स्ट्रेसिस का। पहली बात तो 2 वाट से 16 वाट, यानी कि सबसे कम क्षमता की अगर कोई मोटर है तो वो है स्ट्रेसिस। दूसरा है दक्षता, ओनली फॉर 5 से 10। 5 से भाई साहब एक और पड़ी थी जो 5 से 35 थी, लेकिन उसकी 35 तो थी, इसकी तो 5 से 10 ही है। जीवन काल, आकार, कीमत और वजन में तो बहुत है, और ये वेरी मोस्ट है इसमें, ये तो है ही। इसके अलावा ये इसमें किसी प्रकार की कोई आवाज़, तो सीधा सा पूछेगा निम्न में से कौन सी मोटर में आवाज़ नहीं होती। स्ट्रेसेस और आवाज़ नहीं होने के कारण ही ध्वनि से संबंधित कोई भी उपकरण होते हैं, आवाज़ रिकॉर्डिंग से संबंधित, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जैसे रेडियो हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, श्रव्य साधन, श्रव्य साधन का मतलब होता है कानों में मशीन लगती है सुनने की, तो वहाँ पे भी अपन होते हैं श्रव्य साधन। टेली प्रिंटर, विद्युत घड़ी आदि में हम प्रयोग करते हैं। अब ये भी 4 प्रकार के, लेकिन अपन को 4 प्रकार याद नहीं करना। और यहाँ पे अपन एक और पढ़ते हैं, ये FHP फुल फॉर्म याद रख लेना, फ्रिक्शन हॉर्स पावर। ये 1 HP तक की मोटर होती है। 1 HP से कम की जो छोटी छोटी मोटर है ना सारी, अब घरों में कितनी मोटर है तो बहुत सारी है। कूलर के अंदर 2 मोटर लग रही है, छाछ करने की भी है, पंखे में भी लग रही है, तो ये सब मिला के सारी मोटर क्या कहलाएगी। इसमें एक ही लाइन याद रखना है, क्या, ये बस, और कुछ भी याद मत रखना। स्पीड याद रख लेना, गति 1700 से 1800। अच्छा ये डबल रिपीट हो गया। अरे 3 हो गए क्या, चलो तो हाँ। अब ये देखो, नहीं ये इम्पोर्टेंट क्या है वो चीज़ देख लो, क्वेश्चन कैसे रिपीट करेगा। जैसे देखो, एक तो विद्युत घड़ी है, एक है सेविंग मशीन। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखो, ऑप्शन देखो। पहले तो पहला है शेडेड पोल, अच्छा ऐसे है शेडेड पोल, फिर है आवाज नहीं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। शेडेड पोल हो गया, सिंगल फेज सिंक्रोनस हो गया, स्ट्रेसिस हो गया और यूनिवर्सल। तो यहाँ पे अपन कहेंगे, और नीचे दे दिया सभी, तो भाई विद्युत घड़ी और सेविंग मशीन, इनमें ये सभी मोटर यूज करते हैं। शेडेड भी करेंगे, सिंगल फेज सिंक्रोनस, स्ट्रेसिस और यूनिवर्सल, और यहाँ दे दिया उपयोग सभी, तो सभी करते हैं। लेकिन बेटर ऑप्शन, अब देखो यहाँ शेडेड पोल आ गया, सिंगल फेज सिंक्रोनस हो गया, स्ट्रेसिस हो गया और यूनिवर्सल हो गया। तो अब बेटर ऑप्शन आएगा 1 फेज सिंक्रोनस। 1 फेज, और 1 फेज सिंक्रोनस नहीं हो तो हम स्ट्रेसिस करेंगे। ये देखो इसमें स्ट्रेसिस दे दिया, क्योंकि इसमें सिंगल फेज नहीं है, तो ये स्ट्रेसिस आ गया। अगर स्ट्रेसिस बी ऑप्शन नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। 1 2 3 4, और शेडेड भी नहीं है तो फिर अपने यूनिवर्सल करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ आपका चैप्टर दी एंड। इसका बार बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, 2-3 बार आपको देख करके पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपको याद होगा। ठीक है, धन्यवाद।